नमस्कार मित्रों, आज की इस शांत रात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दो छोटे से सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इस समय कहाँ से यह कहानी देख या सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में अभी कितना समय हो रहा है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अब अगर आप बिस्तर पर लेट चुके हैं तो शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस को थोड़ा गहरा होने दीजिए और अपने मन को इस कहानी के साथ धीरे धीरे बहने दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, इतनी पुरानी कि उस समय गांवों में घड़ियां नहीं होती थीं, पर लोगों को समय की कीमत आज से ज्यादा पता होती थी। पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। मिट्टी काली और उपजाऊ थी, हवा में हर समय सौंधी खुशबू रहती थी और सुबह होते ही खेतों से हल की आवाज आने लगती थी। इसी गांव में एक किसान रहता था, नाम था सोहनलाल। सोहनलाल कद में न बहुत लंबा था, न बहुत भारी शरीर वाला, लेकिन उसकी पीठ में मेहनत की सीधी रेखा थी। उसके हाथ खुरदरे थे, जैसे मिट्टी ने उन्हें खुद गढ़ा हो। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह खेत, शाम घर और रात परिवार के साथ एक दिए की रोशनी में। सोहनलाल के घर में 3 ही लोग थे, उसकी पत्नी मीरा और उनकी बेटी चमेली। मीरा उन औरतों में से थी जो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन घर को बिना आवाज किए संभाल लेती हैं। उसकी आंखों में हर समय एक ठहराव रहता था, जैसे उसने जिंदगी को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया हो। चमेली, उसकी उम्र 18 साल की थी। उसकी सुंदरता गांव में कई बार चर्चा का विषय बनती, लेकिन चमेली खुद को कभी आईने में ज्यादा देर नहीं देखती थी। वह सुशील थी, संयमी थी और स्वभाव से शांत। जब वह चलती तो उसके पांव मिट्टी को चोट नहीं पहुंचाते थे। सोहनलाल खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके खेत गांव के किनारे थे, जहां से आगे जंगल शुरू हो जाता था। वही जंगल जो दिन में हरा भरा लगता, लेकिन रात को अजनबी हो जाता। गांव का एक ही तालाब था, मीठे पानी का, ठंडा और गहरा। तालाब तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर जाता था। हर सुबह मीरा और चमेली मटके उठाकर उसी रास्ते से पानी भरने जाती थीं। शुरू में वह रास्ता सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन समय के साथ वह रास्ता कहानी बनने वाला था। और यही से धीरे धीरे एक ऐसी घटना जन्म लेने वाली थी जो सिर्फ सोहनलाल के घर को नहीं, पूरे गांव की सांसों को बदल देगी। सुबह का समय गांव में हमेशा एक जैसा नहीं होता था, लेकिन शांत जरूर होता था। सूरज पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे निकलता, जैसे किसी को जगाने से पहले सोच रहा हो। मीरा सबसे पहले उठती। वह चूल्हे में आग जलाती, पानी गर्म करती और फिर चमेली को धीरे से आवाज देती। चमेली नींद में भी चौंकती नहीं थी। वह उठती, बाल संवारती और मां के साथ मटके उठाने लगती। तालाब तक जाने वाला रास्ता गांव से निकलते ही संकरा हो जाता था। कुछ दूर तक कच्ची पगडंडी थी, जिसके दोनों ओर झाड़ियां उगी थीं। फिर अचानक पेड़ घने हो जाते और हवा थोड़ी ठंडी लगने लगती। यहीं से जंगल शुरू होता था। मीरा हर दिन उस रास्ते पर एक ही तरह से चलती। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं होती थी। वह रास्ते को देखती नहीं, महसूस करती थी। चमेली कभी कभी रुक जाती, किसी पंछी की आवाज सुनकर, किसी पत्ते की हलचल देखकर। चलो मीरा, हल्की आवाज में कहती, और चमेली फिर आगे बढ़ जाती। जंगल उस समय डरावना नहीं लगता था। धूप पेड़ों के बीच से टूट टूट कर जमीन पर गिरती। कभी कभी कोई खरगोश भागता हुआ दिख जाता तो चमेली मुस्कुरा देती। तालाब पहुंचकर दोनों मटके भरती। ठंडा पानी हथेलियों से फिसलता तो चमेली चुपचाप उसे देखती रहती। यह रोज का काम था, लेकिन उसमें कोई बोझ नहीं था। गांव लौटते समय मीरा अक्सर कहती, पानी की कीमत तभी समझ आती है जब रास्ता लंबा हो। चमेली उस बात का मतलब नहीं पूछती। उसे लगता कुछ बातें बड़ी होने पर खुद समझ आ जाती हैं। इसी बीच सोहनलाल खेत में पहुंच चुका होता। वह हल चलाता, बीज डालता और मिट्टी को अपने हाथों से सीधा करता। उसे जंगल से डर नहीं लगता था। वह उसे अपनी खेती की सीमा मानता था। लेकिन उस सुबह जब मीरा और चमेली तालाब से लौट रही थीं, तो चमेली ने कुछ अलग महसूस किया। हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी, पत्तों की सरसराहट कुछ ज्यादा लंबी। उसने एक पल को पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। फिर भी उसके मन में एक हल्की सी अनजान बेचैनी ठहर गई। शायद यह सिर्फ हवा थी, या शायद कहानी की पहली आहट। उस दिन गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था। लोग अपने काम में लगे थे, बच्चे धूल में खेल रहे थे, औरतें आंगन में अनाज फटक रही थीं।
लेकिन चमेली के मन में जो हल्की सी बेचैनी जंगल से लौटते समय ठहर गई थी, वह अब भी पूरी तरह गई नहीं थी। दोपहर के समय मीरा घर के आंगन में सब्जियां काट रही थी। चमेली पास ही बैठी अनाज साफ कर रही थी। अचानक दूर से एक भारी सी आवाज हवा में तैरती हुई आई, इतनी धीमी कि कोई साफ पहचान न सके। मीरा ने चाकू रोक दिया। सुना तुमने? उसने पूछा। चमेली ने कान लगाए। शायद हवा होगी, वह बोली, लेकिन दोनों जानती थीं यह आवाज हवा जैसी नहीं थी। शाम को सोहनलाल खेत से लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन शांत था। खाना खाते समय मीरा ने दोपहर की आवाज का जिक्र किया। सोहनलाल कुछ पल चुप रहा। जंगल में आवाजें होती रहती हैं, उसने कहा। हर आवाज खतरा नहीं होती। मीरा ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने रात को दरवाजा पहले से थोड़ा जल्दी बंद कर लिया। उस रात चमेली को नींद ठीक से नहीं आई। उसे लगा जैसे बाहर कहीं बहुत दूर कुछ चल रहा हो। वह चारपाई पर पलटती रही। कभी उसे लगा कोई भारी सांस हवा में घुल रही है, फिर सब शांत। अगली सुबह गांव में एक चर्चा शुरू हो चुकी थी। किसी ने कहा रात को जंगल से अजीब आवाज आई, किसी ने कहा मेरे खेत के पास पैरों के निशान थे। सोहनलाल खेत की ओर चल पड़ा। उसने देखा मिट्टी पर कुछ गहरे निशान थे, बहुत बड़े। वह झुका, उंगलियों से उन्हें छुआ। मिट्टी अभी नरम थी। यह निशान पुराने नहीं थे। सोहनलाल सीधा खड़ा हुआ। उसने जंगल की ओर देखा। पेड़ अब भी वैसे ही खड़े थे, लेकिन उनके बीच आज कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे कोई देख रहा हो। उसी समय हवा के साथ फिर वही भारी आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, दहाड़ नहीं लेकिन दहाड़ जैसी। सोहनलाल के भीतर कुछ सख्त हो गया। वह जान गया यह सिर्फ आवाज नहीं थी। सोहनलाल काफी देर तक उन निशानों को देखता रहा। वे सिर्फ पैरों के निशान नहीं थे, वे जमीन पर किसी भारी शरीर के गुजरने की कहानी कह रहे थे। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। खेत के उस कोने से जंगल की दूरी ज्यादा नहीं थी, बस कुछ ही कदम, और फिर घने पेड़। उस दिन सोहनलाल ने हल जल्दी रोक दिया। मिट्टी में बीज डालते हाथ पहली बार थोड़े भारी लग रहे थे। उसने खेत के चारों ओर एक चक्कर लगाया। कहीं फसल टूटी हुई नहीं थी, लेकिन कुछ पौधे दबे हुए जरूर थे, जैसे कोई वहां से धीरे धीरे गुजरा हो। दोपहर होते होते गांव में निशानों की बात फैल गई। लोग खेतों की ओर देखने आने लगे। कोई बोला यह तो नीलगाय के नहीं, दूसरा बोला इतने बड़े पंजे, तीसरे ने धीमी आवाज में कहा कहीं शेर तो नहीं। उस शब्द के साथ हवा में एक ठंडक सी भर गई। शाम को मीरा ने देखा सोहनलाल आज चुप है। वह खाना बिना बोले खा रहा था। कुछ दिखा? मीरा ने पूछा। सोहनलाल ने सिर हिलाया। निशान हैं बहुत बड़े। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चमेली की ओर देखा। चमेली दरवाजे के पास बैठी थी। उसने पिता की आवाज में जो तनाव था उसे महसूस किया। उस रात वह जल्दी सोने नहीं गई। वह खुले आंगन में बैठी रही। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन जंगल आज उसे दूर से भी भारी लग रहा था। रात गहराई तो गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। कुत्ते जो रोज भौंकते थे आज चुप थे। किसी के दरवाजे से बातों की आवाज नहीं आ रही थी। आधी रात के बाद अचानक बहुत दूर से एक लंबी गहरी आवाज उभरी। यह आवाज किसी एक पल की नहीं थी। यह हवा में धीरे धीरे फैलती गई। मीरा की नींद टूट गई। चमेली चारपाई पर सीधी बैठ गई। सोहनलाल उठकर बाहर आंगन में आया। सबने उसी दिशा में देखा, जंगल की ओर। कोई शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला, लेकिन तीनों एक ही बात समझ चुके थे। उस रात कोई ठीक से सो नहीं पाया। गांव की गलियों में दिए बुझ चुके थे, लेकिन लोगों की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई उसी आवाज को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था। सुबह हुई तो सूरज समय पर निकला, लेकिन गांव समय पर जागा नहीं। लोग अपने घरों से धीरे धीरे बाहर निकले, जैसे जमीन को पहले परख रहे हों। सोहनलाल खेत की ओर फिर गया। वह देखना चाहता था क्या रात कुछ बदल गई है। उसने खेत के किनारे और गहरे निशान देखे। कुछ जगह मिट्टी उखड़ी हुई थी, कुछ जगह घास पूरी तरह दबी हुई। यह अब किसी अनुमान की बात नहीं रही थी। दोपहर तक गांव में एक ही शब्द फुसफुसाहट बन चुका था, शेर। कोई ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा था, जैसे उस नाम को लेते ही कुछ और बुला लिया जाए। मीरा तालाब जाने की तैयारी कर रही थी। उसने मटकों को दरवाजे के पास रखा, फिर एक पल रुक गई। चमेली ने यह देखा। आज मत जाओ माँ, उसने धीरे से कहा। मीरा ने बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा चिंता। पानी लाना ही पड़ेगा,
मीरा बोली। तालाब का रास्ता आज पहले से अलग लग रहा था। पेड़ वही थे, लेकिन उनकी छाया ज्यादा गहरी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसी नरमी नहीं थी। चमेली माँ के बिल्कुल पास चल रही थी। उसके कदम अब धीमे थे। हर आवाज पर वह सिर घुमा लेती। अचानक जंगल के भीतर कहीं से झाड़ियों की आवाज आई। मीरा रुक गई। चमेली का हाथ अपने हाथ में और कस लिया। कुछ पल सब स्थिर रहा, फिर सब शांत। दोनों तेज तेज चलने लगीं। तालाब पहुंचना आज राहत जैसा लगा, लेकिन चमेली जानती थी डर अब रास्ते में छूटने वाला नहीं। गांव लौटते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा पेड़ों के बीच कुछ हिला, कुछ बहुत बड़ा। वह कुछ कह नहीं पाई, बस चलती रही। उस शाम मीरा ने पहली बार तालाब से लौटकर दिया जंगल की ओर मुख करके जलाया। डर के लिए नहीं, सावधानी के लिए। तालाब से लौटने के बाद मीरा देर तक चूल्हे के पास बैठी रही। आग जल रही थी, लेकिन उसके हाथ अपने आप रुक कर मटके की ओर चले जाते, जैसे वह पानी की मौजूदगी से खुद को तसल्ली दे रही हो। चमेली आंगन में चुपचाप बैठी थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे से बाहर जाती। उसे ऐसा लग रहा था कि डर अब सिर्फ जंगल में नहीं रहा, वह घर की देहरी तक आ पहुंचा है। शाम ढलने लगी तो सोहनलाल खेत से लौटा। उसके कंधे आज कुछ ज्यादा झुके हुए थे। उसने घर में कदम रखा और एक पल रुक गया। घर की खामोशी उसे चुभने लगी। सब ठीक? मीरा ने पूछा। सोहनलाल ने सिर हिलाया। खेत के पास आज कुछ हिला था, उसने धीमे से कहा। उस वाक्य के बाद तीनों चुप हो गए। रात होते ही सोहनलाल ने घर के चारों ओर एक चक्कर लगाया। दरवाजे के किवाड़ ठीक से जांचे, पिछली खिड़की अंदर से बंद की। यह सब पहले कभी जरूरी नहीं लगता था। खाना जल्दी खा लिया गया। दिया थोड़ा ऊंचा रखा गया ताकि रोशनी आंगन तक फैल सके। आधी रात के करीब हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराईं और फिर दूर से एक भारी आवाज फिर उभरी, इस बार पहले से ज्यादा पास। चमेली कांप गई। मीरा ने उसे अपने पास खींच लिया। सोहनलाल उठकर बाहर गया। आंगन में खड़े होकर उसने जंगल की ओर ध्यान लगाया। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसी अंधेरे में उसे एक पल के लिए दो चमकती आंखें दिखीं। बहुत दूर फिर भी स्पष्ट। सोहनलाल ने सांस रोक ली, फिर धीरे धीरे अंदर लौट आया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। उस रात चमेली माँ के पास सोई। मीरा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, जैसे यह भरोसा दिला रही हो मैं हूं। बाहर जंगल पूरी तरह चुप था, लेकिन अब उस चुप्पी में शांति नहीं थी। उसमें किसी अनदेखी नजर की मौजूदगी थी। सुबह जब हुई तो गांव ने रात की आवाजों को खुलकर नहीं अपनाया। लोग उठे, अपने अपने काम में लगे, लेकिन बातों के बीच खामोशी ज्यादा थी। जैसे हर कोई जानता हो कुछ बदल रहा है, पर उसका नाम अभी कोई नहीं लेना चाहता। गांव की चौपाल पर 2-3 आदमी चुपचाप बैठे थे। कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई जमीन पर लकीरें खींच रहा था। अचानक किसी ने कहा, कल रात तुमने भी सुना? दूसरे ने सिर हिला दिया। तीसरा कुछ नहीं बोला, बस जंगल की ओर देखता रहा। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। किसी के खेत में फसल दब गई थी, किसी की बकरी रात में गायब हो गई थी। अब बात सिर्फ आवाजों की नहीं रही। सोहनलाल भी चौपाल तक आ पहुंचा। लोगों ने उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं। कोई सीधे कुछ नहीं पूछ रहा था, लेकिन सब जानते थे उसके खेत जंगल के सबसे करीब थे। यह साधारण जानवर नहीं लगता, एक बुजुर्ग धीरे से बोला। इतनी खामोशी के साथ कोई नहीं चलता। उस वाक्य के बाद चौपाल पर सन्नाटा छा गया। घर लौटते समय सोहनलाल धीरे धीरे चल रहा था। उसे अपने घर की छत, आंगन और दिए की रोशनी आज कुछ ज्यादा प्यारी लग रही थी। मीरा आंगन बुहार रही थी। उसने सोहनलाल का चेहरा देखा तो समझ गई बात अब घर के बाहर नहीं रही। लोग क्या कह रहे हैं? उसने पूछा। अभी कुछ नहीं, सोहनलाल बोला, लेकिन यह कुछ नहीं बहुत भारी था। शाम होते होते गांव में एक नया नियम अपने आप बन गया। बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने दिया गया। औरतें समूह में चलने लगीं। दरवाजे सूरज ढलते ही बंद होने लगे। चमेली यह सब चुपचाप देख रही थी। उसे अपने भीतर एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे यह डर सिर्फ गांव का नहीं, कहीं न कहीं उससे भी जुड़ा हुआ हो। रात आई तो जंगल आज और पास लग रहा था। अगली सुबह मीरा ने मटके उठाने से पहले एक पल रुककर आसमान की ओर देखा। बादल हल्के थे, हवा भी सामान्य थी, लेकिन उसके मन में आज रास्ते को लेकर पहले जैसा भरोसा नहीं था।
चमेली उसके पास आकर खड़ी हो गई। आज मैं आगे चलूं? उसने पूछा। मीरा कुछ पल बेटी को देखती रही, फिर सिर हिला दिया। तालाब का रास्ता आज पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। पगडंडी वही थी, लेकिन हर मोड़ अब ध्यान मांग रहा था। झाड़ियों के बीच हल्की हल्की खामोशी थी, न पंछियों की चहचहाहट, न सुबह की पहली हलचल। चमेली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कान हर आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी सूखी टहनी चटकती तो दिल एक पल को तेज धड़कने लगता। मीरा पीछे से बस इतना कहती, सीधे चलते रहो। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके कदम अब उतने निश्चित नहीं थे। तालाब दिखाई दिया तो दोनों ने एक साथ सांस ली। पानी आज भी उतना ही ठंडा और साफ था, जैसे उसे आसपास हो रही बेचैनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मटके भरते समय चमेली ने पानी में अपना चेहरा देखा। उसे लगा उसकी आंखों में कुछ बदल रहा है। पहले जो निश्चिंतता थी, उसकी जगह अब सावधानी भर रही थी। लौटते समय मीरा ने रास्ता थोड़ा बदलने का सोचा। वह पेड़ों के ज्यादा पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता अपने आप जंगल की ओर मुड़ता गया। अचानक बहुत पास से झाड़ियों में हलचल हुई। इस बार आवाज छोटी नहीं थी, कुछ भारी हिल रहा था। मीरा रुक गई। चमेली ने मां का हाथ थाम लिया। दोनों बिल्कुल स्थिर खड़ी रहीं। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय रुक गया हो। फिर झाड़ियों की आवाज दूर होती गई। दोनों बिना पीछे देखे तेज चल पड़ीं। घर पहुंचते ही मीरा ने मटके रखे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चमेली चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गई। आज तालाब का रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं रहा था, वह डर को घर तक ले आया था। घर का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था, लेकिन जो डर बाहर से आया था वह अंदर तक आ पहुंचा था। मीरा कुछ देर तक दरवाजे के पास खड़ी रही, जैसे यह तय कर रही हो कि दरवाजा सिर्फ लकड़ी का है या भरोसे का भी। चमेली दीवार से टिक कर बैठी थी। उसके हाथ अब भी मां का हाथ महसूस कर रहे थे। उसने धीरे से पूछा, मां वह क्या था? मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद बोली, जो भी था हमने देख नहीं लिया, और जो नहीं देखा उसका नाम अभी मत रखो। शाम ढलने लगी। घर के भीतर चूल्हा जला, रोटियां बनी, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन हर काम जैसे ध्यान मांग रहा था। कोई भी अपने मन को ढीला नहीं छोड़ पा रहा था। सोहनलाल खेत से लौटते समय आज जल्दी आ गया। उसके कदम तेज नहीं थे, लेकिन उनमें एक सतर्कता थी। उसने घर में प्रवेश करते ही चारों ओर देखा। तालाब? उसने पूछा। हो आया, मीरा ने कहा। बस इतना ही। खाना शांतिपूर्वक खाया गया। किसी ने वह सवाल नहीं पूछा जो तीनों के मन में था। रात आई तो आंगन में दिया जला। उसकी लौ आज जरा सी हवा से कांप जाती। चमेली दिए को देखती रही। उसे लगा जैसे यह छोटी सी रोशनी अंधेरे से लड़ रही हो। आधी रात के बाद फिर वही बहुत पास से किसी भारी चीज के चलने की आवाज। इस बार झाड़ियों की नहीं, मिट्टी की, जैसे कोई घर के पास से गुजर रहा हो। सोहनलाल उठा। उसने दरवाजे की सांकल को मजबूत किया। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सांसों की आवाज उसे खुद ही बहुत तेज लग रही थी। कुछ देर बाद सब फिर शांत, पर यह शांति अब पहले जैसी नहीं थी। यह डर के रुक जाने की शांति थी, जाने की नहीं। चमेली नींद में करवट बदलते हुए बुदबुदाई। मां मीरा ने बेटी को सीने से और कस लिया। उस रात तीनों को यह समझ आ गया, अब डराहट नहीं, मौजूदगी है। रात का आखिरी पहर था। गांव के ऊपर अंधेरा और गाढ़ा हो चला था। तारे भी जैसे थोड़े पीछे हट गए हों। घर के भीतर मीरा की आंख खुली हुई थी। वह सो नहीं रही थी, सिर्फ लेटी हुई थी। अचानक हवा थम गई। पेड़ों की सरसराहट जो हर रात कुछ न कुछ कहती थी, आज एकदम चुप हो गई। यह चुप्पी सामान्य नहीं थी। फिर जंगल की ओर से एक गहरी, भारी और पूरी आवाज आई। ये पहले जैसी अधूरी नहीं थी, ये पूरी दहाड़ थी। आवाज हवा को चीरती हुई गांव के ऊपर से गुजर गई। दिए की लौ एक झटके में डगमगा गई। चमेली चारपाई पर सीधी बैठ गई। मीरा के मुंह से अपने आप एक सांस निकल गई। सोहनलाल बाहर आंगन में दौड़कर आया। उसके पांव जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। अब कोई भ्रम नहीं था, यह शेर की दहाड़ थी। कुछ ही पलों में गांव के दूसरे घरों से भी हलचल की आवाजें आने लगीं। किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने फिर जल्दी बंद कर लिया। कुत्ते भौंकने लगे, फिर अचानक चुप हो गए। सोहनलाल ने आंगन के एक कोने से लाठी उठाई। यह किसी लड़ाई के लिए नहीं थी, बस हाथ में कुछ होने के लिए। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बाहर मत जाओ। सोहनलाल ने सिर हिलाया,
वह बाहर नहीं गया, लेकिन वह जानता था अब डर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दहाड़ दूसरी बार नहीं आई, लेकिन उस एक आवाज ने पूरे गांव को जगा दिया था। अब हर घर जानता था जंगल में कुछ ऐसा है जो चुप नहीं बैठेगा। सुबह जब सूरज निकलेगा तो गांव सिर्फ खेत और पानी की बात नहीं करेगा, अब डर का नाम लिया जाएगा। मीरा ने दिए के सामने हाथ जोड़ दिए। पहली बार प्रार्थना में शांति नहीं, सवाल था। चमेली ने बाहर जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी उभर रहा था, एक ऐसा भाव जिसे वह अभी खुद नाम नहीं दे पा रही थी। दहाड़ के बाद की सुबह सामान्य नहीं थी। सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी गांव की दीवारों पर ठहर सी गई। लोग घरों से बाहर निकले जरूर, पर कदमों में वह निश्चिंतता नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। गांव की चौपाल आज जल्दी भर गई। कोई बुलाने नहीं गया, फिर भी सब आ गए। यह पहली बार था जब डर ने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया था। कोई बोला, अब चुप रहने का फायदा नहीं। दूसरा बोला, कल रात दहाड़ बिल्कुल पास से आई थी। तीसरा अपने खेत का जिक्र करने लगा, मेरी फसल किनारे से दबी हुई मिली है। बुजुर्ग बीच में बैठे थे, वे जल्दी कुछ नहीं कहते थे। उनकी आंखों में पुरानी यादों की परछाइयां थीं। एक ने गहरी सांस लेकर कहा, यह जंगल पहले भी ऐसा हो चुका है। सब उसकी ओर देखने लगे। बहुत साल पहले, वह बोला, एक शेर इन पहाड़ियों में आ बसा था। तब भी यही हुआ था, पहले आवाज, फिर निशान, फिर डर। किसी ने धीरे से पूछा, फिर? बुजुर्ग ने नजरें झुका लीं, फिर गांव ने कीमत चुकाई। सोहनलाल अब तक चुप था, लेकिन जब उसकी ओर सबकी नजर गई तो वह बोला, मेरे खेत सबसे पास हैं। अगर कुछ होगा तो सबसे पहले मेरे साथ होगा। उसकी आवाज कांपी नहीं, लेकिन उसके भीतर एक भारीपन था। मीरा घर पर बैठी सब महसूस कर रही थी। उसे पता था जब गांव इकट्ठा होता है तो कभी कभी किसी एक घर का सुकून दांव पर लगता है। चमेली दरवाजे की ओट से चौपाल की ओर देख रही थी। उसने बुजुर्ग की बात सुनी। कीमत, यह शब्द उसके भीतर कुछ देर तक गूंजता रहा। पंचायत बिना किसी ठोस फैसले के खत्म हो गई। बस इतना तय हुआ, रात को कोई अकेला बाहर नहीं जाएगा और तालाब के रास्ते पर अब ज्यादा सावधानी रखी जाएगी। लेकिन जब लोग अपने अपने घर लौटे तो हर कोई एक बात जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है। सोहनलाल घर लौटा तो मीरा ने कुछ नहीं पूछा। दोनों खामोशी से बैठ गए। बीच में चमेली थी। तीनों एक ही दिशा में देख रहे थे, जंगल की ओर। पंचायत के बाद गांव में एक नया सन्नाटा उतर आया। यह सन्नाटा रात का नहीं था, यह दिन के उजाले में चलने वाला सन्नाटा था। लोग बोलते थे लेकिन धीरे, चलते थे लेकिन चौकन्ने होकर। सबसे पहला असर तालाब पर पड़ा। अब कोई भी अकेले पानी भरने नहीं जाता था। औरतें समूह में चलतीं और बच्चे घर की देहरी से आगे नहीं जाते। मीरा उस सुबह मटके उठाकर बाहर आई तो पड़ोस की दो और औरतें पहले से तैयार खड़ी थीं। अकेले नहीं, उनमें से एक बोली। मीरा ने कुछ नहीं कहा, उसने बस चमेली की ओर देखा। तालाब का रास्ता आज कुछ अलग लग रहा था, जैसे वह रास्ता भी जानता हो कि अब उस पर नजर रखी जा रही है। झाड़ियों के पास लोग रुकते नहीं थे। पेड़ों की छाया में कदम तेज हो जाते। चमेली सबसे आगे चल रही थी। उसका मन डरा हुआ था, लेकिन आंखें अब डर से भाग नहीं रही थीं। वह देख रही थी हर पेड़, हर मोड़, हर हलचल। तालाब पहुंचकर सबने जल्दी जल्दी मटके भरे। कोई देर तक पानी को हथेलियों में नहीं रोका। आज ठंडक भी जल्दी में डूब गई थी। लौटते समय अचानक एक औरत रुक गई। उधर देखो, उसने फुसफुसाकर कहा। सबकी नजर उसी दिशा में गई। झाड़ियों के पास मिट्टी फिर से दबी हुई थी, नए निशान। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं, सबने बस कदम तेज कर दिए। घर लौटकर मीरा ने मटके रखे। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। चमेली ने धीरे से कहा, माँ, अगर तालाब का रास्ता बंद हो गया तो? मीरा ने बात पूरी नहीं होने दी। तो भी हम जी लेंगे, वह बोली, लेकिन उसके शब्दों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। शाम को सोहनलाल फिर खेत से जल्दी लौटा। उसने तालाब की बात सुनी तो चुप हो गया। वह जानता था पानी रुका तो खेती रुकेगी, खेती रुकी तो जीवन। उस रात गांव में एक और नियम अपने आप जन्म ले चुका था। अब डर सिर्फ जंगल का नहीं, पानी का भी था। और चमेली अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी, अगर रास्ते बंद होते जाए तो कौन सा रास्ता खुला बचेगा। तालाब से जुड़ी बेचैनी अभी पूरी तरह मन में बैठी भी नहीं थी कि खेतों की ओर से एक और खबर गांव में फैलने लगी। सुबह
सुबह कुछ किसान भागते हुए चौपाल की ओर आए। उनके चेहरों पर हड़बड़ी थी और आवाज में वह घबराहट जो शब्दों से पहले नजर आती है। मेरी फसल, एक आदमी सांस लेते हुए बोला। रात में कुछ रौंद गया है। सब उसके पीछे खेत की ओर चल पड़े। खेत के किनारे पहुंचते ही सब कुछ साफ दिखने लगा। गेहूं की बालियां कई जगह टूटी हुई थीं। मिट्टी गहरी तरह से दबी हुई थी। यह किसी छोटे जानवर का काम नहीं था। सोहनलाल चुपचाप उन निशानों को देख रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी उठाई। मिट्टी अभी नम थी। मतलब यह सब रात में ही हुआ था। यह अब खेतों तक आ गया है, किसी ने कहा। उस वाक्य के बाद किसी ने और कुछ नहीं बोला। सोहनलाल धीरे से खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा। उसे पता था आज किसी और का खेत है, कल उसका होगा। दोपहर तक और भी खबरें आने लगीं। कहीं फसल का किनारा दबा, कहीं बाढ़ टूटी हुई मिली। डर अब गिनती में बदलने लगा था। मीरा घर पर बैठी यह सब सुन रही थी। हर नई खबर के साथ उसका मन और सख्त होता जा रहा था। वह जानती थी अब यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, रोटी की भी है। चमेली घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा लोग आते जाते जंगल की ओर नजर डालते हैं। अब कोई उस ओर पीठ करके नहीं चलता। शाम को सोहनलाल खेत से लौटा। उसके कपड़ों पर मिट्टी ज्यादा थी। नुकसान? मीरा ने पूछा। अभी नहीं, वह बोला, लेकिन रुकने वाला नहीं। रात आई तो दिए की रोशनी आज और छोटी लग रही थी। चमेली दिए के पास बैठकर उसकी लौ देखती रही। उसे लगा यह लौ अब सिर्फ अंधेरे से नहीं लड़ रही, ये किसी आने वाली कठिनाई का इंतजार कर रही है। उस रात किसी ने दहाड़ नहीं सुनी, लेकिन किसी को नींद भी नहीं आई, क्योंकि अब सब समझ चुके थे शेर सिर्फ जंगल में नहीं, उनकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। खेतों में हुए नुकसान के बाद गांव ने एक और फैसला अपने आप ले लिया। अब रातें खाली नहीं छोड़ी जाएंगी। सूरज ढलते ही कुछ किसान लाठियां लेकर खेतों की ओर निकले। ये कोई साहस का प्रदर्शन नहीं था, बस बेबस कोशिश थी कुछ बचा लेने की। सोहनलाल भी उनके साथ था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। उस नजर में रोक नहीं थी, डर भी नहीं, सिर्फ समझ थी। खेतों के पास छोटे छोटे अलाव जलाए गए। लकड़ी चटक रही थी, चिंगारियां अंधेरे में उछल रही थीं। लोग गोल बनाकर बैठे थे, बीच बीच में जंगल की ओर नजर डालते हुए। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। बातें पहले ज्यादा थीं, फिर कम होती चली गईं। हर कोई अपनी सांसों की आवाज सुन रहा था। अचानक दूर कहीं घास हिलने की आवाज आई। सब एक साथ सीधे हो गए। लाठियां और कसकर पकड़ी गईं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद एक किसान धीमे से बोला, अगर वह सच में शेर है तो हम क्या कर पाएंगे? किसी के पास जवाब नहीं था। सोहनलाल आग की लौ देखता रहा। उसे चमेली का चेहरा याद आ रहा था, शांत, लेकिन भीतर से सोचता हुआ। आधी रात के बाद हवा बदली। जंगल से एक भारी गंध आने लगी। यह मिट्टी या पेड़ की गंध नहीं थी, कुछ जंगली, कुछ अनजान। फिर बहुत पास से झाड़ियों में आवाज आई। इस बार कोई भ्रम नहीं था, कुछ उनकी ओर आ रहा था। एक पल के लिए सबकी सांस रुक गई, और तभी अंधेरे के भीतर दो चमकती आंखें दिखीं, बहुत नीचे, बहुत स्थिर। किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। सब बस खड़े रह गए। अगले ही पल वह साया धीरे धीरे पीछे हट गया। आवाज दूर होती गई। लोग काफी देर तक वहीं खड़े रहे, फिर एक एक करके बैठ गए। कोई बोला, वह हमारी जांच कर रहा है। भोर होने से पहले पहरा खत्म हुआ। नुकसान उस रात नहीं हुआ, लेकिन डर अब सबके सामने खड़ा था। जब सोहनलाल घर लौटा तो मीरा जाग रही थी। उसने बस इतना पूछा, दिखा? सोहनलाल ने सिर हिलाया, हाँ, और उसी एक शब्द में पूरी रात समाई हुई थी। रात के पहरे के बाद गांव की सुबह कुछ बदली थी। लोग उठे, लेकिन आंखों में नींद से ज्यादा चिंता थी। जिस डर को कल तक महसूस किया जा रहा था, आज वह आदत बनने लगा था। खेतों की ओर लोग फिर गए। नुकसान उस रात नहीं हुआ था, लेकिन निशान अब भी वहां थे। मिट्टी पर पंजों के गहरे निशान सूखे नहीं थे। वे हर किसी को याद दिला रहे थे, यह सब खत्म नहीं हुआ है। सोहनलाल अपने खेत में खड़ा था। वह हल को हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन चला नहीं रहा था। उसकी नजर जंगल की सीमा पर टिकी थी। आज पहली बार उसे लगा जंगल बहुत पास है। मीरा घर के काम में लगी हुई थी, लेकिन उसके हाथ अब उतने स्थिर नहीं थे। वह बार बार दरवाजे की ओर देख लेती, जैसे किसी आहट की प्रतीक्षा हो। चमेली आंगन में बैठी थी। उसके पास काम नहीं था, लेकिन वह खाली भी नहीं थी।
उसका मन बीते दिनों को जोड़ रहा था। आवाजें, निशान, दहाड़। दोपहर के समय गांव में फिर चर्चा हुई। कुछ लोग राजा के सिपाहियों को खबर भेजने की बात करने लगे। कुछ बोले अगर उसे छेड़ा गया तो और भड़केगा। बहस लंबी नहीं चली, क्योंकि किसी के पास ठोस रास्ता नहीं था। तालाब का रास्ता अब और सुनसान था। औरतें अब भी समूह में जाती थीं, लेकिन बातचीत न के बराबर थी। हर कोई जल्दी लौटना चाहता था। शाम ढली तो फिर पहरे की तैयारी हुई। आज और लोग आए, लेकिन लाठियों की संख्या बढ़ी, हिम्मत नहीं। चमेली ने पिता को जाते देखा। उसने धीरे से पूछा, हर रात ऐसे ही? सोहनलाल ने एक पल रुककर कहा, जब तक डर थक न जाए। चमेली ने यह बात मन में रख ली। रात को मीरा ने बेटी को अपने पास बिठा लिया। डर आदमी को कमजोर नहीं करता, वह बोली। डर बस इम्तिहान लेता है। चमेली ने मां की ओर देखा। उसे लगा मीरा जितनी शांत दिखती है उतनी ही मजबूत भी है। बाहर जंगल फिर चुप था, लेकिन अब इस चुप्पी में पहले जैसी अनजानियत नहीं थी। यह परिचय की चुप्पी थी। और गांव धीरे धीरे इस बात को मानने लगा था, शेर अब मेहमान नहीं, पड़ोसी है। जंगल की सीमा। उस दिन सोहनलाल खेत से कुछ पहले लौटा। सूरज अभी पूरा ढला नहीं था, लेकिन उसकी छाया जंगल की ओर लंबी खींच चुकी थी। उसने हल एक तरफ रखा और देर तक खेत की मेड़ पर खड़ा रहा। आज उसे खेत से ज्यादा उस सीमा को देखने का मन था जहां से जंगल शुरू होता है। जंगल हमेशा वहीं था, लेकिन आज वह अलग लग रहा था, जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ जगा दिया हो। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने देखा सोहनलाल आज चुप नहीं, बल्कि सोच में डूबा हुआ है। खेत ठीक है? उसने पूछा। अभी सोहनलाल बोला, लेकिन रात को वह बहुत पास था। मीरा कुछ नहीं बोली। कुछ बातें अब शब्दों से बड़ी हो चुकी थीं। शाम ढलते ढलते आसमान हल्का लाल हो गया। चमेली आंगन में दिया जला रही थी। तभी जंगल की ओर से एक आवाज आई, लेकिन यह दहाड़ नहीं थी। यह चलने की आवाज थी, भारी, धीमी, साफ। सोहनलाल सीधे खड़ा हो गया। उसने लाठी उठाई, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। उसने आवाज दी, कौन है? उसकी आवाज कांपी नहीं, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर झाड़ियों के बीच हलचल हुई और वह सामने आया। शेर, पूरा नहीं, आधा, जैसे खुद को रोककर दिखा रहा हो। उसकी आंखें सीधी सोहनलाल पर थीं। मीरा दरवाजे से एक कदम आगे नहीं आई। चमेली वहीं रुक गई जहां दिया था। शेर ने दहाड़ नहीं मारी। वह बस खड़ा रहा, जैसे देख रहा हो डर है या साहस। सोहनलाल ने पहली बार इतनी नजदीक से शेर को देखा। उसका शरीर घायल नहीं था, लेकिन पुराने निशानों से भरा हुआ था, जैसे जंगल ने उसे भी कई बार परीक्षा में डाला हो। शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मीरा की सांस रुक गई, लेकिन वह फिर रुक गया। उसकी आंखों में भूख नहीं थी, कुछ और था, कब्जा, सीमा, अधिकार। फिर धीमी, भारी आवाज में उसने कहा, यह जंगल की जमीन है। शब्द कम थे, लेकिन अर्थ भारी। सोहनलाल ने जवाब दिया, और यह हमारी जिंदगी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। न हमला, न दहाड़, न चीख, बस दो अस्तित्व आमने सामने। फिर शेर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। उसके जाने के बाद बहुत देर तक कोई नहीं बोला। चमेली ने दिए की ओर देखा। लौ अब भी जल रही थी। शेर के जंगल में गायब हो जाने के बाद आंगन में बहुत देर तक कोई हिला नहीं। ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। सोहनलाल लाठी हाथ में लिए खड़ा रहा। अब उसकी पकड़ कसकर नहीं थी, बस याद भर थी कि कुछ हाथ में है। मीरा धीरे धीरे एक कदम आगे आई। उसकी आंखें जंगल की ओर थीं, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। वह लौट जाएगा, उसने कहा। यह कोई अंदाजा नहीं था, यह समझ थी। चमेली दिए के पास खड़ी रही। लौ अब स्थिर थी। उसने पहली बार महसूस किया, डर हमेशा हल्ला नहीं करता, कभी कभी वह शांत खड़ा होकर देखता है। उस रात कोई दहाड़ नहीं हुई, लेकिन नींद भी किसी के पास नहीं आई। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैली। सोहनलाल के घर शेर आया था। कोई बोला इतना पास, कोई बोला और कुछ किया नहीं। चौपाल फिर भर गई। इस बार डर के साथ साथ हैरानी भी थी। अगर उसने हमला नहीं किया तो वह क्यों आया? एक आदमी ने पूछा। सोहनलाल ने सबके सामने जो हुआ वैसा ही बता दिया। कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं, कोई छिपाकर नहीं। उसने दहाड़ नहीं मारी, वह बोला। बस सीमा बताई। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। जब जानवर बोलने लगे तो समझ लो कुछ बिगड़ चुका है। उसकी बात हवा में अटक गई। अब गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। कुछ लोग बोले हमें राजा तक खबर भेजनी चाहिए। कुछ बोले अगर सिपाही आए तो जंगल भड़क जाएगा। चमेली दूर खड़ी सब सुन रही थी।
उसे लगा यह लड़ाई अब मर्दों की चौपाल से आगे जाने वाली है। शाम को सोहनलाल थका हुआ घर लौटा। कान शरीर की नहीं थी। अब क्या होगा? मीरा ने पूछा। सोहनलाल कुछ देर चुप रहा। अब वह सिर्फ जानवर नहीं रहा, वह बोला, वह हमसे बात कर चुका है। चमेली ने पहली बार खुलकर कहा, अगर वह सीमा चाहता है तो हम क्या चाहते हैं? मीरा ने बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में बचपना नहीं था। हम शांति चाहते हैं, मीरा बोली। और रोटी, सोहनलाल ने जोड़ा। उस रात तीनों दिए के पास बैठे रहे। कोई कहानी नहीं सुनाई गई, लेकिन हर कोई जानता था अब यह कहानी लंबी चलने वाली है। बाहर जंगल फिर शांत था, लेकिन अब उस शांति में एक सवाल छुपा था, क्या सीमाएं बात करके तय हो सकती हैं? दूसरी रात पहली जैसी नहीं थी। डर अब अचानक नहीं आता था, वह मन में बैठकर सोचने लगा था। सोहनलाल चारपाई पर लेट तो गया, लेकिन नींद उसके पास नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार शेर की आंखें उभर आती, न भूखी न क्रोधित, बस स्थिर। आधी रात के बाद वह उठ गया। लाठी नहीं उठाई, बस धीरे धीरे घर से बाहर आया। मीरा जाग रही थी। कहाँ? उसने पूछा। सीमा तक, सोहनलाल बोला। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस दरवाजे के पास दिया रख दिया। जंगल की सीमा पर हवा ठंडी थी। पेड़ अंधेरे में और ऊंचे लग रहे थे। सोहनलाल वहीं रुक गया जहां से खेत खत्म होते थे और जंगल शुरू होता था। उसने ऊंची आवाज नहीं लगाई, बस धीरे से कहा, मैं आया हूं। कुछ देर कोई जवाब नहीं। फिर झाड़ियों के भीतर हलचल, और वही साया धीरे धीरे सामने आया। शेर आज और शांत था। उसने सीधा देखा और बोला, तुम फिर आए? हाँ, सोहनलाल ने कहा, क्योंकि डर से काम नहीं चलेगा। शेर ने सिर थोड़ा झुकाया। तो तुम समझना चाहते हो? हाँ, सोहनलाल बोला। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर शेर बोला, तुम हर दिन आगे बढ़ते हो, जंगल हर दिन पीछे हटता है। यह बात सोहनलाल को चुभी। उसने धीमी आवाज में कहा, हम रोटी के लिए बढ़ते हैं और मैं जीने के लिए, शेर बोला। उस वाक्य के बाद दोनों फिर चुप हो गए। यह चुप्पी पहली बार भारी नहीं थी, यह सोचने की चुप्पी थी। अगर हम रुक जाए? सोहनलाल ने पूछा। तो तुम्हें सीखना होगा रुकना, शेर बोला। शेर पीछे मुड़ा और बोला, यह दूसरी रात है, तीसरी रात तय करेगी। और जंगल में गायब हो गया। सोहनलाल वहीं खड़ा रहा। आज उसके भीतर डर नहीं था, बस एक भारी सवाल था, क्या इंसान सीख सकता है रुकना? घर लौटते समय उसने देखा दिया अब भी जल रहा था। तीसरी रात दिन ढलने से पहले ही मन में उतर आई थी। गांव में आज बातें कम थीं और नजरें ज्यादा। लोग खेतों से जल्दी लौट आए। बच्चों को घर के भीतर ही रखा गया। हर कोई जानता था आज की रात कुछ तय करेगी। सोहनलाल आंगन में चुपचाप बैठा था। लाठी पास ही रखी थी, लेकिन हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ रहा था। मीरा उसके सामने बैठी। तुम फिर जाओगे? उसने पूछा। हाँ, सोहनलाल ने कहा, लेकिन आज सिर्फ सुनने। चमेली यह सब खामोशी से सुन रही थी। उसका मन किसी अनजाने डर से नहीं, किसी आने वाले फैसले से भरा हुआ था। जंगल की सीमा आज और सख्त लग रही थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सोहनलाल उसी जगह खड़ा हुआ जहां पिछली रात खड़ा था। उसने आवाज नहीं दी। कुछ पल बाद झाड़ियों के भीतर हलचल हुई। शेर सामने आया। आज उसकी चाल में कुछ भारीपन था। तीसरी रात, शेर बोला। हाँ, सोहनलाल ने कहा। शेर ने बिना भूमिका के कह दिया, अब तय होगा। क्या? सोहनलाल ने पूछा। सीमा, शेर बोला। और कीमत? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। कीमत किसकी? उसने पूछा। शेर ने जंगल की ओर नजर डाली। तुम्हारी आदतों की। तुम रात को खेतों तक आते हो, शेर बोला। पेड़ काटते हो, जमीन बढ़ाते हो, और जब हम पीछे हटते हैं तो तुम और आगे बढ़ते हो। सोहनलाल ने सिर झुका लिया। वह झूठ नहीं बोल सकता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फसल न छूं, शेर बोला, तो तुम्हें एक बात छोड़नी होगी। क्या? सोहनलाल की आवाज अब भारी थी। शेर ने उसकी ओर देखा। हर दिन आगे बढ़ने की आदत। यह बात सोहनलाल को चुप करा गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि रुकना भी एक कीमत हो सकता है। शेर ने पीछे हटते हुए कहा, सोच लो, अगली बार जब मिलेंगे तो सिर्फ शब्द नहीं होंगे। और वह जंगल में गायब हो गया। सोहनलाल काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। आज डर नहीं था। आज उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी, सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे गांव की। घर लौटकर उसने मीरा और चमेली को सब बताया। चमेली बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर धीरे से कहा, अगर रुकना सीखना है तो किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। उस एक वाक्य ने तीनों को चुप करा दिया। अगली सुबह रोशनी जल्दी फैल गई थी।
लेकिन मन अब भी रात में अटका हुआ था। सोहनलाल घर से बाहर निकला तो गांव जाग चुका था। लोग उसे देखकर रुक गए। कोई सीधे कुछ नहीं पूछ रहा था, लेकिन हर नजर उसके चेहरे पर टिकी थी। वह सीधे चौपाल की ओर चल पड़ा। आज उसे बुलाया नहीं गया था, फिर भी सब जानते थे आज वही बोलेगा। चौपाल पर बुजुर्ग बैठे थे, उनकी आंखों में अनुभव था, लेकिन आज थकान भी थी। सोहनलाल ने बिना घुमाए बात शुरू की। शेर फिर आया था। यह सुनते ही कुछ लोग सीधे बैठ गए। वह लड़ना नहीं चाहता, सोहनलाल बोला। वह सीमा चाहता है। गांव में हलचल हुई। सीमा? किसी ने पूछा। सोहनलाल ने शांत आवाज में सब बताया। तीसरी रात की बात, रुकने की कीमत, आदत छोड़ने की बात। एक जवान किसान खड़ा हो गया। हम रुकेंगे तो खाएंगे क्या? दूसरा बोला, हमने जंगल नहीं छीना, हमने बस खेत बढ़ाए हैं। सोहनलाल ने सिर झुका लिया। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, वह बोला, लेकिन अब दोनों साथ नहीं चल पा रहे। चौपाल में बहस धीरे धीरे तीखी हो गई। कोई राजा की बात कर रहा था, कोई हथियार की। बुजुर्ग अब भी चुप थे। उसी समय चमेली चौपाल के किनारे आ खड़ी हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस सबको देखा। मीरा घर पर बैठी थी। उसे अंदर ही अंदर कुछ भारी लग रहा था। उसे लगा यह बहस किसी कीमत पर आकर रुकेगी। चौपाल पर सोहनलाल ने आखिरी बात कही, अगर हम रुकना नहीं सीखेंगे तो यह हर रात लौटेगा। कोई फैसला नहीं हुआ। बस एक बात सब समझ चुके थे, अब यह सवाल सिर्फ खेत का नहीं, पूरे गांव की दिशा का है। उसी शाम चमेली तालाब की और अकेली नहीं गई, लेकिन उसके मन में एक विचार अकेला चलने लगा। चौपाल से लौटकर सोहनलाल सीधे घर आ गया। उसके कदम भारी नहीं थे, लेकिन मन किसी बोझ से दबा हुआ था। मीरा आंगन में बैठी अनाज साफ कर रही थी। उसने कुछ नहीं पूछा। कभी कभी सबसे बड़ा सवाल खामोशी ही पूछ लेती है। चमेली घर के कोने में बैठी थी। वह माँ बाप की बातें सुन रही थी, बिना शब्दों के। उसे साफ दिख रहा था जो बोझ पिता के कंधों पर है, वह सिर्फ उनका नहीं। रात आई तो घर में अजीब सन्नाटा फैल गया। दिया जला था, लेकिन कोई उसके पास नहीं बैठा। तीनों अपने अपने विचारों में डूबे थे। मीरा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। तुम रुकने की बात समझते हो? उसने पूछा। सोहनलाल ने सिर हिलाया। लेकिन पूरा गांव नहीं रुकेगा, वह बोला। मीरा ने अनाज एक तरफ रखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस साफ समझ थी। तो किसी एक को रुकना पड़ेगा, उसने कहा। सोहनलाल ने उसकी ओर देखा। वह समझ गया मीरा क्या कहना चाहती है। नहीं, वह बोला, यह हम नहीं कर सकते। मीरा धीरे से बोली, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चमेली ने यह सब सुना। उसके भीतर कुछ हिल गया। उसे लगा यह बहस रुकने वाली नहीं। रात को वह देर तक जागती रही। उसकी आंखों के सामने जंगल, शेर और गांव तीनों घूमते रहे। उसे पिता का चेहरा याद आया, थका हुआ पर ईमानदार। माँ की आवाज याद आई, शांत पर अडिग। और तभी उसके मन में एक विचार साफ होने लगा। अगर एक को आगे बढ़ना है और एक को रुकना है, तो बीच का रास्ता कोई क्यों नहीं बनाता? सुबह होने से पहले चमेली उठकर आंगन में आई। उसने जंगल की ओर देखा। आज उसे डर नहीं लगा। उसे लगा शायद अब उसकी बारी है कुछ करने की। वह वापस घर के भीतर आई। माँ बाप अभी सो रहे थे। चमेली ने धीमे से अपने मन में कहा, अगर किसी को कदम बढ़ाना है तो मैं बढ़ाऊंगी। उसने कोई योजना नहीं बनाई, बस एक निश्चय जन्म ले चुका था। सुबह बहुत धीरे आई, ऐसी सुबह जो किसी को जगाती नहीं, बस आंखें खुलने देती है। चमेली सबसे पहले उठी। उसने आंगन में रखे मटकों को एक एक कर देखा, फिर खाली दिए की बाती सीधी की। घर में कोई आवाज नहीं थी। मीरा और सोहनलाल गहरी नींद में नहीं थे, लेकिन जाग भी नहीं रहे थे। चमेली ने अपनी पुरानी साड़ी उठाई, वही साड़ी जो तालाब जाते समय वह पहनती थी। उसने उसे कसकर लपेटा, जैसे अपने मन को समेट रही हो। दरवाजा खोलते समय उसने एक पल रुककर पीछे देखा। घर अब भी घर था, लेकिन उसे लगा आज वह किसी और जगह जा रही है। जंगल का रास्ता आज उसे नया नहीं लगा। पेड़ वही थे, हवा वही थी, लेकिन उसके कदम अब पहले जैसे नहीं थे। वह सीधे उस जगह पहुंची जहां खेत खत्म होते थे और जंगल शुरू होता था। यही सीमा थी। चमेली ने ऊंची आवाज नहीं लगाई। उसने धीरे से कहा, मैं आई हूं। उसकी आवाज न डर से भरी थी न चुनौती से, बस साफ थी। कुछ देर कुछ नहीं हुआ, फिर झाड़ियों में हलचल हुई। वह वही साया धीरे धीरे सामने आया। शेर ने उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम? उसने पूछा। हाँ, चमेली बोली। मैं।
शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। यह तुम्हारा रास्ता नहीं, वह बोला। चमेली ने सिर नहीं झुकाया। यह हम दोनों का है, उसने कहा। कुछ पल हवा रुक गई। शेर ने उसे ध्यान से देखा। तुम डरी नहीं? उसने पूछा। चमेली ने सच कहा, डर है, लेकिन डर अब रास्ता नहीं रोकता। शेर ने पहली बार धीमी सांस ली। तुम क्यों आई हो? उसने पूछा। चमेली ने जवाब धीरे दिया, क्योंकि सीमा दोनों ओर से समझी जानी चाहिए। शेर चुप रहा। यह पहली बार था जब वह किसी इंसान की बात सुन रहा था बिना दहाड़ के। चमेली ने आखिरी बात कही, मैं लड़ने नहीं आई, मैं रुकने और चलने के बीच का रास्ता ढूंढने आई हूं। जंगल आज पहली बार भारी नहीं लगा। चमेली की बात खत्म होने के बाद जंगल फिर चुप हो गया। यह डर की चुप्पी नहीं थी, यह सोच की चुप्पी थी। शेर ने अपने पंजे धीरे से जमीन पर रखे। उसकी आंखें अब कठोर नहीं थीं, लेकिन नरम भी नहीं। तुम बहुत कुछ अपने ऊपर ले आई हो, वह बोला। चमेली ने बिना हिले जवाब दिया, कभी कभी जो बीच में खड़ा होता है उसी पर सबसे ज्यादा भार पड़ता है। शेर ने उसकी ओर और ध्यान से देखा। तुम गांव की नहीं लगती, वह बोला। और तुम सिर्फ जंगल के नहीं, चमेली ने कहा। यह पहली बार था जब बात बराबरी की जमीन पर हो रही थी। कुछ देर बाद शेर बोला, मैं तुम्हारी फसल नहीं चाहता, मैं तुम्हारे बच्चों से नफरत नहीं करता। उसकी आवाज अब भारी नहीं थी, बस सच्ची थी। मैं सिर्फ पीछे हटने से थक गया हूं, वह बोला। हर साल पेड़ कटते हैं, हर मौसम सीमा आगे बढ़ती है। चमेली ने उसकी बात बीच में नहीं काटी, वह पूरी तरह सुन रही थी। जब मैं दहाड़ता हूं, शेर बोला, तो मैं हमला नहीं करता, मैं याद दिलाता हूं। यह बात चमेली के भीतर गहराई से उतरी। चमेली ने गहरी सांस ली। अगर मैं गांव को समझा सकूं, उसने कहा, और तुम जंगल को थोड़ा थाम लो, शेर ने बीच में कहा, तो हम सीमा तय कर सकते हैं, चमेली बोली। जहां कोई आगे नहीं बढ़ेगा, जहां डर की जगह नियम होगा। शेर ने सिर थोड़ा झुकाया। नियम इंसान तोड़ देता है, वह बोला, और जानवर भी, चमेली ने धीरे से कहा। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर शेर ने कहा, अगर तुम इस बात की जिम्मेदारी लोगी। उसने अपनी आंखें चमेली पर टिका दी, तो कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी। चमेली ने बिना घबराए पूछा, किस तरह की कीमत? शेर ने जवाब नहीं दिया। वह पीछे मुड़ा और बोला, अगली मुलाकात में। और जंगल फिर शांत हो गया। चमेली वहीं कुछ देर खड़ी रही। अब यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, अब यह एक वचन की शुरुआत थी। चमेली जंगल की सीमा से धीरे धीरे लौट आई। उसके कदम थके नहीं थे, लेकिन मन किसी भारी बात से भरा हुआ था। गांव अब भी अपने काम में लगा था। किसी को पता नहीं था कि जंगल में क्या बात हुई है। घर का दरवाजा खुला था। मीरा आंगन में पानी छिड़क रही थी। उसने चमेली को देखा तो एक पल ठिठक गई। इतनी देर? उसने पूछा। चमेली ने जवाब नहीं दिया। वह सीधे घर के भीतर चली गई। मीरा उसके पीछे चली आई। तू जंगल गई थी? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा। चमेली ने सिर हिला दिया। मीरा ने कुछ नहीं कहा। वह चमेली के चेहरे को देखती रही। उसे डर नहीं दिखा, उसे कुछ और दिखा, जिम्मेदारी। उसने क्या कहा? मीरा ने पूछा। कीमत की बात, चमेली बोली। मीरा ने बेटी का हाथ थाम लिया। कुछ भी अकेले मत उठाना, उसने कहा। उसी समय सोहनलाल घर लौटा। उसने दोनों को एक साथ खड़े देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। चमेली ने पहली बार पूरी बात बताई। शब्दों में डर नहीं था, बस साफ साफ घटना थी। सोहनलाल काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, वह तुमसे कुछ मांगेगा। चमेली ने सिर हिलाया। और वह कुछ आसान नहीं होगा, मीरा बोली। उस रात तीनों दिए के पास बैठे रहे। चमेली ने कहा, अगर सीमा तय करनी है तो किसी को उस सीमा का प्रतीक बनना होगा। क्या मतलब? सोहनलाल ने पूछा। चमेली ने पहली बार धीरे से कहा, अगर मैं उसके सामने जिम्मेदारी ले लूं। मीरा ने तुरंत उसकी बात काट दी नहीं। कमरे में खामोशी फैल गई। दिए की लौ हल्की सी कांपी। चमेली ने आंखें नहीं झुकाईं। अगर मैं नहीं तो कौन? बाहर जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में अब एक सौदे की छाया उभरने लगी थी। उस रात घर में नींद किसी को नहीं आई। मीरा चारपाई पर बैठी रही, पीठ दीवार से लगी। सोहनलाल आंगन में टहलता रहा। हर चक्कर में उसकी नजर जंगल की ओर चली जाती। चमेली अपने बिस्तर पर सीधी लेटी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन वह कहीं और थी। उसे शेर की आंखें याद आ रही थीं, न क्रूर न दयालु, बस निर्णय मांगती हुई। मीरा ने आखिरकार कहा, समझौता हमेशा कमजोर नहीं करता। सोहनलाल रुक गया। लेकिन बेटी को कीमत नहीं बनाते, उसने कहा। मीरा ने गहरी सांस ली। मैं मां हूं, वह बोली, और मैं भी डरती हूं,
लेकिन अगर पूरा गांव जल रहा हो तो कोई पानी लेकर आगे बढ़ता है। सुबह भारी थी, सूरज निकला जरूर, लेकिन उसकी रोशनी जैसे माफी मांग रही हो। सोहनलाल ने फैसला किया कि आज वह चौपाल जाएगा, लेकिन चमेली उससे पहले बाहर निकल चुकी थी। वह सीधे जंगल की सीमा की ओर चल पड़ी। आज उसके कदम रुके नहीं। मीरा दरवाजे पर खड़ी रही। उसने बेटी को नहीं रोका, बस मन ही मन कहा, तू अकेली नहीं है। जंगल की सीमा पर आज हवा अलग थी। शेर पहले से मौजूद था, जैसे उसे पता हो कि आज बात अधूरी नहीं रहेगी। तुम आ गईं, उसने कहा। हाँ, चमेली बोली। तैयार, शेर ने पूछा। चमेली ने जमीन पर एक लकड़ी से रेखा खींची। यह सीमा है, उसने कहा, इसे तुम पार नहीं करोगे। फिर उसने रेखा के इस ओर खड़ी होकर कहा, और इस ओर मैं रहूंगी। शेर ने उसे ध्यान से देखा। तुम सीमा बनोगी? उसने पूछा। चमेली ने धीमी आवाज में कहा, जब तक गांव सीख नहीं लेता रुकना। कुछ देर जंगल सिर्फ सुनता रहा। शेर ने आखिरकार कहा, अगर तुम यह भार उठाती हो तो मुझे एक और शर्त चाहिए। चमेली ने पूछा, क्या? शेर ने जवाब दिया, यह तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए। चमेली ने बिना हिचक कहा है। रेखा अब सिर्फ जमीन पर नहीं थी, वह तीनों के जीवन में खींची जा चुकी थी। जंगल की सीमा पर रेखा खींच चुकी थी, लेकिन उस रेखा के दोनों ओर खड़े दिल अब भी कांप रहे थे। चमेली सीधे खड़ी थी। उसके चेहरे पर न उत्साह था, न भय, बस एक स्थिरता थी, जैसे उसने भीतर किसी सवाल का जवाब पा लिया हो। शेर ने उसकी ओर एक बार फिर देखा। तुम जानती हो इसका अर्थ? उसने पूछा। हाँ, चमेली ने कहा, इसका अर्थ है मैं हर दिन दोनों के बीच खड़ी रहूंगी। शेर ने सिर हल्का सा झुका लिया। तब गांव सुरक्षित रहेगा, वह बोला। लेकिन इसी समय पीछे से एक आवाज आई। नहीं, मीरा जंगल की ओर दौड़ती हुई आई थी। उसकी सांस तेज थी, लेकिन आवाज साफ। मेरी बेटी को किसी रेखा का बोझ नहीं बनाओगे। सोहनलाल भी पीछे पीछे आ पहुंचा। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, लेकिन आंखों में टूटन थी। अगर कोई कीमत चुकानी है, सोहनलाल बोला, तो मैं चुकाऊंगा। शेर ने तीनों को देखा। उसकी आंखों में अब पहली बार संकोच था। तुम क्या दे सकते हो? उसने पूछा। सोहनलाल ने जवाब दिया, मेरी जमीन। यह शब्द हवा में ठहर गया। मीरा चौंक गई। नहीं, वह बोली, जमीन नहीं, जिंदगी। सोहनलाल ने उसकी ओर देखा। अगर जमीन रहेगी तो और लोग आगे बढ़ेंगे, वह बोला। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो यहां रुकावट बनेगी। चमेली ने पिता का हाथ थाम लिया। आप अकेले नहीं, उसने कहा। शेर ने गहरी सांस ली। त्याग हमेशा एक का नहीं होता, वह बोला। उसने जंगल की ओर देखा। अगर तुम जमीन छोड़ते हो, उसने कहा, तो मैं अपना इलाका पीछे करूंगा। यह पहली बार था जब दोनों ओर से कुछ छोड़ा जा रहा था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे। ये उस पल के थे जब माँ अपनी बेटी को खोने से बचते हुए देखती है। रेखा अब एक सौदा नहीं थी, वह एक समझ बन चुकी थी। अगली सुबह सोहनलाल बहुत पहले उठ गया। उसने किसी को जगाया नहीं, बस हल उठाया और उस जमीन की ओर चल पड़ा जिसे अब उसे छोड़ना था। वह जमीन उसकी मेहनत से भीगी हुई थी। हर मेड़ उसे याद थी, हर पत्थर पहचाना हुआ। उसने हल जमीन पर नहीं चलाया, बस कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने खेत की मेड़ तोड़ दी, धीरे धीरे, बिना गुस्से के, जैसे किसी रिश्ते को सम्मान के साथ विदा कर रहा हो। गांव के कुछ लोग दूर से यह सब देख रहे थे। कोई पास नहीं आया। सब समझ गए यह काम देखने का नहीं, समझने का है। उसी समय जंगल के भीतर भी हलचल थी। शेर ने अपने इलाके की सीमा बदली। जहां पहले उसकी गंध थी, अब खामोशी थी। वह पीछे हटा, बिना दहाड़ के, बिना चेतावनी के। पेड़ों के बीच एक नई खुली जगह दिखने लगी, जैसे जंगल ने थोड़ा सांस ले लिया हो। गांव वालों ने यह बदलाव महसूस किया। रात को कोई आवाज नहीं आई, न दहाड़, न आहट, सिर्फ हवा की सरसराहट। उस रात मीरा ने दिया पहले से ज्यादा देर तक जलने दिया, लेकिन अब उसकी लौ कांप नहीं रही थी। चमेली आंगन में बैठी थी। उसके मन में आज भारीपन नहीं था। उसे लगा कभी कभी त्याग कमजोरी नहीं, समझ की पहली जीत होता है। सोहनलाल आकर चारपाई पर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा। तारे आज और साफ थे। यह बस शुरुआत है, उसने कहा। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन सही शुरुआत। बाहर जंगल आज दूर नहीं लगा, और गांव पहली बार उससे लड़ नहीं रहा था। उस रात तीनों शांत सोए, लेकिन यह शांति नींद की नहीं थी, यह एक नए समझौते की नींव थी। ठीक है, अगली सुबह गांव में कुछ अलग था। लोग उठे वही समय पर, काम पर भी गए वही रास्तों से, लेकिन नजरें अब बार बार जंगल की ओर नहीं जा रही थीं।
जैसे सब अनजाने में खुद को परख रहे हों, क्या डर सच में कम हुआ है। सोहनलाल खेत की ओर निकला। उस हिस्से तक नहीं गया जो उसने छोड़ दिया था, वह दूर से ही रुक गया। आज पहली बार उसने उस जमीन को अपना न कहकर देखा और उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। तालाब के रास्ते पर औरतें आज भी समूह में थीं, लेकिन कदमों में वह जल्दी नहीं थी। मीरा चमेली के साथ चल रही थी। उसने देखा चमेली आज रास्ते को डर से नहीं, ध्यान से देख रही थी। दोपहर तक चौपाल फिर भर गई, इस बार बिना बुलाए लेकिन बिना हड़बड़ी के। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। कल रात कुछ नहीं हुआ, किसी ने कहा। हाँ, दूसरे ने जोड़ा, बहुत दिनों बाद नींद आई। बुजुर्ग ने यह सब सुना, फिर धीरे से कहा, शांति हमेशा परखी जाती है, जो बिना परीक्षा के आ जाए वह ठहरती नहीं। सोहनलाल ने आगे बढ़कर सबको अपना किया हुआ बताया। जमीन छोड़ने की बात, सीमा की समझ और शेर का पीछे हटना। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने सिर हिलाया। अब कोई उसे अकेला नहीं समझ रहा था। शाम को चमेली तालाब की ओर गई। आज वह आगे नहीं, बीच में चल रही थी। औरतें उससे कुछ नहीं पूछ रही थीं, लेकिन उसकी चाल में अब एक भरोसा देख रही थीं। तालाब के पास चमेली कुछ देर रुक गई। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। वह पहले जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ और था, जिम्मेदारी का ठहराव। घर लौटकर मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू बड़ी हो गई, वह बोली। चमेली मुस्कुरा दी। नहीं माँ, उसने कहा, बस समझ आई है। बाहर जंगल आज वैसा ही था जैसा हमेशा से, गहरा, शांत और अपने भीतर बहुत कुछ छुपाए हुए। लेकिन अब गांव और जंगल एक दूसरे को परख नहीं रहे थे। वे सीख रहे थे धीरे धीरे साथ रहना। शांति अक्सर धीरे चलती है, लेकिन मौसम कभी कभी अचानक बदल जाता है। उस दिन दोपहर के बाद आसमान अचानक घिर आया। काले बादल पहाड़ियों के पीछे से उठे और जंगल के ऊपर रुक गए। सोहनलाल खेत में था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन हिसाब लगाया, अगर आज तेज बारिश हुई तो नदी उफन सकती है। गांव में हलचल बढ़ गई। लोग अपने अपने घर और खेत समेटने लगे। शांति के बाद यह पहली ऐसी स्थिति थी जो दोनों गांव और जंगल को फिर पास ले आ सकती थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई। बूंदें पेड़ों से टकराकर जमीन पर गिर रही थीं। जंगल अचानक जाग उठा। चमेली घर की देहरी पर खड़ी थी। उसने बारिश के शोर में एक और आवाज सुनी। यह दहाड़ नहीं थी, यह घायल जानवर की कराह जैसी थी। मीरा भी सुन चुकी थी। यह शेर नहीं, उसने धीरे से पूछा। चमेली ने बिना देर किए कहा, मुझे जाना होगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। अब रात है और बारिश, यही तो परीक्षा है, चमेली बोली। बारिश में सीमा धुंधली हो गई थी। मिट्टी फिसलन भरी थी। चमेली धीरे धीरे उस जगह पहुंची जहां रेखा खींची थी। शेर वहां था। उसके पंजे से खून रिस रहा था। शायद पत्थर पर फिसल गया था। चमेली ने एक पल सोचा नहीं। उसने अपनी साड़ी का एक सिरा फाड़ा और पंजे पर बांध दिया। शेर ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में आज कठोरता नहीं थी, बस स्वीकार था। यह समझौता अभी जिंदा है, चमेली ने कहा। शेर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आज तुमने इसे बचा लिया। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी और जंगल फिर शांत हो गया। यह शांति का पहला इम्तिहान था और वह पास हो चुका था। बारिश के बाद की सुबह हमेशा कुछ कहती है। मिट्टी भीगी हुई थी, हवा में एक नई गंध थी और पेड़ों की पत्तियां कल की तुलना में ज्यादा हरी लग रही थीं। गांव धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन आज लोगों की चाल में जल्दी नहीं थी। सोहनलाल घर से बाहर निकला तो उसने देखा, कल की तेज बारिश के बावजूद खेतों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। कुछ जगह मेड टूटी थी, लेकिन फसल खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा शायद समझौते का असर सिर्फ लोगों पर नहीं, मौसम पर भी पड़ रहा है। दोपहर तक गांव में कल रात की बात फैल चुकी थी। किसी ने देखा था चमेली बारिश में जंगल की ओर गई थी। किसी ने कहा उसने शेर की मदद की। पहले ये बातें डर पैदा करती, लेकिन आज लोग चुपचाप सुन रहे थे। चौपाल पर एक किसान बोला, अगर वह जानवर नहीं बना तो शायद हम भी इंसान बन सकते हैं। किसी ने उसका विरोध नहीं किया। यह गांव की सोच में एक छोटा सा लेकिन गहरा बदलाव था। शाम को चमेली तालाब के किनारे कुछ देर अकेली बैठी। पानी शांत था। उसने अपने हाथ पानी में डाले। उसे कल रात शेर की आंखें याद आईं, आभार से भरी हुई। उसे समझ आया, समझौते कागज पर नहीं, व्यवहार में जिंदा रहते हैं। घर लौटकर मीरा ने उससे पूछा, डर लगा? चमेली ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगा।
लेकिन डर के बाद अब रास्ता भी दिखने लगा है। सोहनलाल ने यह सुना तो काफी देर तक चुप रहा। फिर बोला, अगर तू नहीं होती तो हम अब भी डरे हुए होते। चमेली ने सिर हल्का सा हिला दिया। अगर आप जमीन नहीं छोड़ते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। उस पल तीनों को समझ आ गया, यह कहानी किसी एक की नहीं थी। यह त्याग, समझ और भरोसे की साझा कहानी थी। बाहर जंगल आज पहले से थोड़ा और दूर लग रहा था और गांव पहले से थोड़ा और मजबूत। शांति जब थोड़ी देर ठहर जाती है तो लोग उसकी आदत डालने लगते हैं और आदत के साथ लापरवाही भी आती है। उस दिन गांव में एक बात धीरे धीरे फैली। शेर अब नुकसान नहीं करता, किसी ने कहा। अब डरने की क्या जरूरत, किसी और ने जोड़ा। कुछ नौजवान हंसने लगे। इतनी जमीन खाली पड़ी है, एक बोला। अगर थोड़ा और खेती कर लें तो क्या होगा। ये बात चमेली के कानों तक पहुंची। उसका मन भारी हो गया। उसे लगा समझौता अब फिर से परखा जाएगा। शाम होते होते दो लड़के खेत की मेड़ आगे बढ़ाने लगे। वे चुपचाप काम कर रहे थे। उनके मन में डर नहीं था, बस लाभ का विचार था। उसी समय जंगल में हलचल हुई। यह दहाड़ नहीं थी, लेकिन हवा अचानक भारी हो गई। चमेली दूर से यह सब देख रही थी। वह दौड़ी। रुको, उसने आवाज दी। लड़के चौंक गए। अब क्या डर, एक बोला। शेर समझदार है, दूसरे ने कहा। चमेली ने कड़ा स्वर अपनाया। समझ कमजोरी नहीं होती और समझौता एक तरफा नहीं होता। जंगल की ओर से शेर दिखाई दिया। उसकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन भारी थी। लड़कों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने पीछे हटना चाहा, लेकिन शेर सीमा पर रुक गया। उसने दहाड़ नहीं मारी, बस कहा, यह पहली दरार है। उसकी नजर सीधी चमेली पर गई। तुमने कहा था नियम होगा। चमेली ने सिर झुका दिया। मैं समझाऊंगी, उसने कहा। शेर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, समझाना तुम्हारा काम है, रुकना हमारा। और वह जंगल में गायब हो गया। लड़के खामोश खड़े थे। उन्हें आज पहली बार डर नहीं, शर्म महसूस हुई। चमेली ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, शांति सिर्फ पाने की चीज नहीं, संभालने की जिम्मेदारी भी है। लड़के चमेली के सामने खड़े थे। अब उनकी आंखों में हठ नहीं था, बस असहजता थी। हमें लगा था सब ठीक है, एक ने धीरे से कहा। चमेली ने गुस्से से नहीं देखा, उसने थकान से देखा। सब ठीक तब होता है, वह बोली, जब सब ठीक रखने की कोशिश करें। वे चुपचाप मेड़ से पीछे हट गए। मिट्टी जो अभी अभी आगे बढ़ी थी, उसे फिर से सीधा किया गया। सीमा दोबारा दिखने लगी। चमेली ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में एक डर रह गया, क्या यह आखिरी बार है। उस शाम चौपाल फिर भरी। इस बार लोगों की आवाज धीमी नहीं थी, गंभीर थी। चमेली ने खुद आगे बढ़कर बात रखी। आज जो हुआ वह छोटी बात नहीं, उसने कहा। यह याद दिलाता है कि हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। सोहनलाल उसके पास खड़ा था। उसने बेटी की ओर देखा, गर्व से नहीं, आभार से। बुजुर्ग ने कहा, सीमा खींचती नहीं, सिखाई जाती है, और सीख हर दिन दोहरानी पड़ती है। लोग सिर हिलाने लगे। आज कोई बहस नहीं हुई, बस एक समझ पैदा हुई। उस रात मीरा ने चूल्हे के पास चमेली से कहा, आज तू सबकी बेटी बन गई। चमेली थक कर मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ याद दिला रही हूं, उसने कहा। सोहनलाल बाहर आसमान की ओर देख रहा था। तारे आज फिर साफ थे। जंगल दूर था लेकिन अनदेखा नहीं, और गांव पास था लेकिन लापरवाह नहीं। चमेली ने सीमा की ओर देखा। रेखा वहीं थी। अब वह सिर्फ मिट्टी की नहीं रही, वह एक सीख बन चुकी थी। समय धीरे धीरे अपना काम करता है। कुछ दिन बीते, फिर हफ्ते। गांव फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौटने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब हर काम के साथ एक पल की सोच जुड़ी थी। सोहनलाल खेत में हल चलाता तो मेड़ के पास जरूर रुकता। वह उस जमीन को न देखता जो उसने छोड़ी थी, बल्कि उस दूरी को महसूस करता जो अब दोनों के बीच जरूरी थी। मीरा तालाब जाती तो रास्ते में पेड़ों को ध्यान से देखती। अब हर पेड़ उसे सिर्फ छाया नहीं, एक जिम्मेदारी लगता। सबसे बड़ा बदलाव यह था, शेर अब दिखता नहीं था। न दहाड़, न आहट, न निशान। कुछ लोगों को यह सुकून देता, कुछ को अजीब सा डर। एक दिन एक आदमी बोला, अगर वह चला गया हो। दूसरा बोला, या हम पर नजर रख रहा हो। चमेली यह सब सुनती रही। उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी शेर न गया है, न लौटा है, वह बस समय को देख रहा है। इसी बीच गांव के बच्चे फिर से खेलने लगे। वे जंगल के पास नहीं जाते थे, लेकिन डर कर भागते भी नहीं थे। चमेली ने उन्हें एक दिन रोक लिया। जंगल खेल का मैदान नहीं, उसने कहा, और डर की जगह भी नहीं। एक बच्चा बोला, तो फिर क्या है। चमेली ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारा पड़ोसी है।
उस शब्द में न डर था न चुनौती, बस सच था। उस रात चमेली सीमा के पास कुछ देर खड़ी रही। हवा हल्की थी, दूर कहीं एक पत्ता हिला, उसे लगा किसी ने देखा, और उसी एहसास में उसने समझ लिया असली परीक्षा लड़ाई की नहीं, समय की होती है। समय जब बहुत देर तक शांत रहता है तो कमी दिखाने लगता है। उस दिन गांव में एक और बात उभरी। अनाज का भंडार थोड़ा कम था। कोई भूखा नहीं था, लेकिन पहले जैसी निश्चिंतता भी नहीं थी। सोहनलाल ने हिसाब लगाया। छोड़ी हुई जमीन का असर अब दिखने लगा था। हम चल तो रहे हैं, उसने मीरा से कहा, लेकिन सीमा के साथ। मीरा ने चुपचाप सुना। सीमा हमने खुद चुनी है, वह बोली, तो उसके साथ जीना भी सीखेंगे। चौपाल फिर भरी। इस बार मुद्दा डर नहीं, भूख था। अगर फसल कम हुई, एक किसान बोला, तो क्या हम फिर आगे बढ़ेंगे? चमेली खड़ी हुई। उसकी आवाज अब लड़की की नहीं, अनुभव की थी। आगे बढ़ना हमारी आदत है, उसने कहा, लेकिन अब हमें अंदर बढ़ना होगा, बचत, साझा और समझ। कुछ लोग चौंके। यह नया रास्ता था। उस शाम पहली बार गांव में साझा अनाज की बात हुई। जिसके पास ज्यादा था वह थोड़ा देगा, जिसके पास कम था वह अकेला नहीं रहेगा। सोहनलाल ने घर लौटकर चमेली से कहा, सीमा जंगल से कम थी, ये मैंने नहीं सोचा था। चमेली ने जवाब दिया, सीमा हमें छोटा नहीं करती पिता, वह हमें एक दूसरे के पास लाती है। रात को जंगल फिर शांत था, न कोई दहाड़ न कोई आहट, लेकिन हवा में एक नया संतुलन था, कम में जीना और एक दूसरे के साथ। उसी शांति में चमेली ने महसूस किया, यह कहानी अब डर से आगे निकल चुकी है। यह संतुलन की कहानी बन रही है। साझेदारी की बात कहना आसान था, लेकिन उसे जीना धीरे धीरे सीखा जाता है। अगले दिनों में गांव की सुबह कुछ बदली हुई थीं। घर में खाने की मात्रा थोड़ी कम हुई, लेकिन मन में कंजूसी नहीं आई। मीरा रोटियां पहले से थोड़ी पतली बनाती, लेकिन हर रोटी में ध्यान ज्यादा होता। सोहनलाल खेत में काम करता, तो अब उपज बढ़ाने से ज्यादा बचाने पर ध्यान देता। कहाँ पानी कम बहे, कहाँ बीज सही पड़े, यह सब अब सोच का हिस्सा था। चौपाल में फिर बैठक हुई। इस बार डर, भूख या जंगल की बात नहीं थी, इस बार नियम की बात थी। एक बुजुर्ग बोला, अगर सीमा है तो उसके भीतर नियम भी होना चाहिए। सबने सहमति में सिर हिलाया। तय हुआ, कोई भी अकेले सीमा की ओर काम नहीं करेगा, और कोई भी सीमा को बिना पूछे नहीं बदलेगा। यह नियम कागज पर नहीं लिखा गया, यह सबके मन में लिखा गया। पेज 75, चमेली की नई भूमिका। अब लोग चमेली को सिर्फ सोहनलाल की बेटी नहीं कहते थे, वे उसे बीच का पुल कहने लगे थे। यह नाम उसने खुद नहीं चुना था, लेकिन उसे नकारा भी नहीं। उसे पता था पुल कभी किसी एक का नहीं होता। उस शाम चमेली सीमा के पास फिर गई। आज उसके कदम रुके नहीं, लेकिन आगे भी नहीं बढ़े। हवा हल्की थी, दूर जंगल में कुछ हिला। शेर दिखा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हुई। चमेली ने धीरे से कहा, हम सीख रहे हैं। जवाब आवाज में नहीं आया, लेकिन हवा कुछ देर रुक गई, और उसी पल चमेली ने समझ लिया, नई राह लंबी है, लेकिन अब उस पर चलने वाले अकेले नहीं हैं। समय बीतता गया। अब गांव में समझौते की बात किसी खास दिन की नहीं रही, वह रोजमर्रा के कामों में घुलने लगी थी। सुबह जब लोग खेतों की ओर जाते, तो सीमा के पास अपने आप कदम धीमे हो जाते। यह डर नहीं था, यह आदत बन चुकी संयम था। सोहनलाल आज भी मेड के पास रुकता था, लेकिन अब उसके रुकने में दुख नहीं था। उसे लगता रुकना भी काम का ही एक हिस्सा है। मीरा तालाब से लौटते समय आज पानी कम भरती थी। कम में काम चल जाएगा, वह खुद से कहती, और वह सच भी होता। एक दिन दोपहर के समय एक बच्चा गेंद के पीछे भागता हुआ सीमा के पास चला गया। उसने ध्यान नहीं दिया, बस खेल में डूबा हुआ था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, बच्चा रुक गया, उसके हाथ से गेंद छूट गई। चमेली वहीं पास थी, वह दौड़कर आई और बच्चे को अपने पीछे कर लिया। कुछ पल सब स्थिर रहे, फिर जंगल फिर से शांत हो गया। बच्चा रो नहीं रहा था, वह बस समझ गया था। उस शाम चमेली बच्चे को उसके घर तक छोड़ने गई। रास्ते में उसने कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन सीख तभी बनती है जब गलती दोहराई न जाए। बच्चे ने सिर हिलाया, उसने सीमा की ओर फिर नहीं देखा। घर लौटकर चमेली थक कर आंगन में बैठ गई। मीरा ने उसके लिए पानी रखा। आज डर लगा, मीरा ने पूछा। चमेली ने धीरे से कहा, नहीं माँ, आज भरोसा लगा। रात को गांव फिर शांत था, लेकिन यह शांति अब किसी समझौते की याद नहीं थी। ये एक आदत बन चुकी थी, रोज निभाई जाने वाली।
और इसी आदत में सबसे बड़ा बदलाव छुपा था। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन यह तेरा सवाल है, वह बोला, और मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। चमेली ने पिता का हाथ पकड़ा। मैं डर रही हूं, उसने कहा। सोहनलाल ने सिर हिलाया। डर नहीं होना तेरा अधिकार है, वह बोला, लेकिन डर में फैसला करना तेरी मजबूरी न बने। तीसरा सूरज उगा तो गांव कुछ जान चुका था। किसी को पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन हवा में कुछ भारी तैर रहा था। चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग चुप बैठे थे। चमेली खुद बीच में खड़ी हुई। उसकी आवाज कांपी नहीं। मैं कोई देवी नहीं हूं, उसने कहा, और कोई बलिदान पूछने नहीं आई। अगर गांव मुझे एक रास्ता समझता है, वह बोली, तो वह रास्ता मेरे पैरों से नहीं, मेरी मर्जी से गुजरेगा। सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा बोला, अगर तू ना कहेगी तो? चमेली ने जवाब दिया, तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उस एक वाक्य में गांव ने पहली बार यह समझा, यह कहानी शादी की नहीं, चुनाव की है। और सीमा पर तीसरा सूरज ढलने लगा। सूरज तीसरी बार ढल चुका था। आसमान में हल्की लालिमा थी, जैसे दिन भी रुककर कुछ कहना चाहता हो। चमेली सीमा की ओर धीरे धीरे बढ़ी। आज उसके कदम न तेज थे न रुके हुए, बस स्थिर। शेर पहले से वहां मौजूद था। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, इंतजार था। समय पूरा हुआ, उसने कहा। चमेली ने गहरी सांस ली। हाँ, वह बोली, और जवाब भी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, चमेली ने कहा। उसकी आवाज कांपी नहीं। यह डर का इनकार नहीं था, यह समझ का था। जंगल एक पल के लिए बहुत शांत हो गया। शेर ने दहाड़ नहीं मारी, वह बस देखता रहा। क्यों? उसने पूछा। चमेली ने कहा, क्योंकि शांति किसी एक की कुर्बानी से स्थायी नहीं होती, और क्योंकि रिश्ता डर से नहीं, इच्छा से बनता है। शेर ने सिर थोड़ा झुकाया। यह हार नहीं थी, यह सुनना था। लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आई, चमेली ने कहा। उसने जमीन पर फिर से रेखा खींची। यह सीमा हमारी नहीं, हमारे बच्चों की है, वह बोली। अगर गांव इसे तोड़ेगा, उसने आगे कहा, तो मैं खुद उसे रोकूंगी। और अगर जंगल आगे बढ़ेगा, उसने शेर की ओर देखा, तो तुम खुद रुकोगे। शेर ने लंबी सांस ली। तुम मुझ पर जिम्मेदारी डाल रही हो, वह बोला। नहीं, चमेली ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिम्मेदारी बांट रही हूं। बहुत देर तक दोनों खामोश रहे। फिर शेर पीछे हटा। तुमने शादी से बड़ा रिश्ता चुन लिया, उसने कहा, और पहली बार उसकी आवाज में दहाड़ नहीं, स्वीकृति थी। चमेली के शब्द हवा में कुछ देर तक ठहरे रहे। शेर ने आखिरी बार सीमा की ओर देखा, वही रेखा जो अब सिर्फ मिट्टी की नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम इस जिम्मेदारी को जीवन भर निभाओगी, उसकी आवाज पहली बार नर्म थी, तो मैं भी इसे जीवन भर निभाऊंगा। उसने पीछे हटते हुए अपने पंजे मिट्टी पर धीरे से रखे। यह कोई दहाड़ नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं, यह स्वीकार था। जंगल उस रात अलग था। हवा हल्की थी, पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे जंगल ने खुद सांस ली हो। सुबह चमेली घर लौटी तो मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस बेटी को देखा। चमेली ने धीरे से कहा, शादी नहीं होगी। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, इस बार हल्के। सोहनलाल ने सुना तो बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बस इतना कहा, आज तू अपने लिए और हम सब के लिए खड़ी रही। दोपहर तक चौपाल फिर भरी, लेकिन आज कोई बहस नहीं थी। चमेली ने जो हुआ वैसा ही बताया। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, यह समझौता किसी डर का नतीजा नहीं, यह बराबरी की शुरुआत है। लोग सिर हिलाने लगे। आज किसी को कुछ साबित नहीं करना था। उस शाम गांव में एक नई परंपरा जन्मी। सीमा के पास हर पूर्णिमा की रात एक दिया जलाया जाने लगा। डर के लिए नहीं, याद के लिए। चमेली उस दिए के पास खड़ी थी। उसने जंगल की ओर देखा। दूर कहीं एक हलचल हुई, कोई आवाज नहीं। उसे लगा कोई देख रहा है, और देखते हुए मान रहा है। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तेरी शादी कभी होगी, वह बोली, तो डर से नहीं। चमेली मुस्कुरा दी। और आज नहीं, उसने कहा। उस रात गांव शांत सोया, लेकिन यह शांति डर से नहीं, निर्णय से आई थी। और सीमा अब एक कहानी नहीं रही, वह एक वचन बन चुकी थी। समय अब गांव के खिलाफ नहीं था। वह धीरे धीरे गांव के साथ चलने लगा। मौसम बदले, फसलें बदलीं और लोग भी, लेकिन सीमा अपनी जगह स्थिर रही। सोहनलाल अब खेत में पहले जैसा हड़बड़ी में काम नहीं करता था। वह हर बीज सोचकर डालता, जैसे हर बीज से पहले अपने मन से पूछ लेता हो, क्या यह जरूरी है। मीरा घर में अब भी वही सादगी रखती, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा भरोसा था। उसे लगता डर के बिना घर हल्का हो जाता है।
एक शाम गांव के बच्चे चमेली के पास आ बैठे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, डर नहीं। एक बच्चे ने पूछा, दीदी क्या शेर हमारा दोस्त है? चमेली कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, वह हमारा दोस्त नहीं है। बच्चे थोड़ा उदास हुए, लेकिन उसने आगे कहा, वह हमारा दुश्मन भी नहीं है। तो क्या है? दूसरा बच्चा बोला। चमेली ने मुस्कुराकर कहा, वह हमारी याद दिलाने वाली आवाज है। बच्चों ने पूरी बात नहीं समझी, लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ आया, डर अब उनकी कहानी का मुख्य हिस्सा नहीं है। उस रात पूर्णिमा थी। सीमा के पास दिया जला। हवा शांत थी। चमेली दिए के पास कुछ देर खड़ी रही। उसने जंगल की ओर देखा। आज वहां कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसने उस खालीपन में कुछ महसूस किया, सम्मान। मीरा और सोहनलाल पीछे खड़े थे। तीनों कुछ नहीं बोले। कभी कभी कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस ठहर जाती हैं ताकि आने वाला समय उन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ा सके। और इस गांव में अब डर की जगह एक ठहराव था, एक ऐसा ठहराव जो शांति से जुड़ा हुआ था। समय जब आगे बढ़ता है तो पीछे छूटे डर कहानी बनने लगते हैं। अब गांव में शेर की बात डर की तरह नहीं होती थी, वह रात की आग के पास किस्से की तरह सुनाई जाती। बुजुर्ग बच्चों से कहते, एक समय था जब जंगल बहुत पास लगता था। बच्चे आंखें फैलाकर सुनते, लेकिन उनकी सांस तेज नहीं होती। सोहनलाल कभी कभी यह सब सुनकर चुप रह जाता। उसे याद आता डर कितना असली था और समझ उसे कितनी दूर ले आई। चमेली अब सीमा तक रोज नहीं जाती थी, लेकिन सीमा उसके भीतर बस गई थी। जब कोई छोटा विवाद होता या कोई जमीन को लेकर बहस छिड़ती, लोग अपने आप उसकी ओर देखने लगते। वह फैसला नहीं सुनाती थी, वह सवाल पूछती थी, यह जरूरी है? अक्सर यही सवाल काफी होता। मीरा कभी कभी बेटी को देखकर सोचती, यह वही लड़की है जो तालाब जाते समय चुपचाप चलती थी। अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं, ठहराव बन गई थी। एक शाम चमेली अकेली सीमा के पास आ गई। आज वह किसी बात की जांच नहीं कर रही थी, बस खुद को देख रही थी। हवा धीमी थी, पेड़ स्थिर थे। उसे लगा जंगल आज उससे कुछ नहीं चाहता। उसने मन ही मन कहा, हम सीख गए। जवाब शब्दों में नहीं आया, लेकिन उसने डर भी नहीं महसूस किया। और उसी पल चमेली ने समझ लिया, डर जब याद बन जाए तो वह राज नहीं करता। वह धीरे से मुड़ी और घर की ओर चल दी। घर की रोशनी उसका इंतजार कर रही थी। एक सुबह चमेली की नींद बिना किसी आवाज के खुली। न दहाड़, न अफवाह, न चिंता, बस चिड़ियों की साधारण सी चहचहाहट। मीरा रसोई में काम कर रही थी। सोहनलाल हल उठाकर बाहर जा रहा था। सब सामान्य था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। चमेली आंगन में खड़ी रही। उसने यह महसूस किया, अब उसे कुछ संभालना नहीं पड़ रहा। सब अपने आप संतुलन में चल रहा था। दिन चढ़ने पर गांव में छोटी छोटी बातें दिखने लगीं। कोई मेढ़ को अनावश्यक आगे नहीं बढ़ा रहा था, कोई जंगल की ओर बेकार नहीं झांक रहा था। लोग अब एक दूसरे से पूछ लेते, क्या इससे सीमा टूटेगी? यह सवाल किसी डर से नहीं आता था, यह आदत बन चुका था। सोहनलाल ने चौपाल पर धीमे से कहा, अब हमें किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं, हम खुद याद रखते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शाम को चमेली फिर सीमा के पास गई। आज वह कुछ देखने नहीं, महसूस करने गई थी। हवा हल्की थी, जंगल शांत। उसने आंखें बंद कीं। अब उसे कोई साया महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कुछ साए तभी दिखते हैं जब डर मौजूद हो। चमेली ने मन ही मन कहा, अब यह हम सबका घर है। वह धीरे धीरे लौट आई। पीछे कोई आवाज नहीं आई। और यही उस कहानी का सबसे बड़ा सत्य था, जब सम्मान आदत बन जाए तो शांति रक्षा नहीं मांगती। उस दिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, न कोई बहस, न कोई डर, न कोई अचानक आई खबर। और यही बात सबसे असामान्य थी। सोहनलाल सुबह खेत की ओर निकला। हल कंधे पर था, लेकिन कदमों में अब पहले जैसी जल्दी नहीं थी। वह खेत के बीच कुछ देर खड़ा रहा। मिट्टी को हथेली में लेकर उसने उसे धीरे से झाड़ दिया। उसे लगा, यह मिट्टी अब सिर्फ फसल के लिए नहीं, समझ के लिए भी उपजाऊ हो चुकी है। दूर जंगल आज बस जंगल था, न पास न दूर, बस अपनी जगह पर। मीरा घर में काम कर रही थी। चूल्हे पर दाल उबल रही थी और आंगन में धूप धीरे धीरे सरक रही थी। वह रोटी बनाते हुए अचानक रुक गई। उसे याद आया, एक समय था जब हर रोटी बनाते हुए वह सोचती थी कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। आज उसके मन में ऐसा कोई डर नहीं था, बस एक सामान्य सी थकान थी जो काम के बाद आती है। उसने खुद से धीरे से कहा, शांति जब सामान्य हो जाए तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है।
चमेली अब हर दिन सीमा तक नहीं जाती थी, लेकिन सीमा उसके भीतर हर समय मौजूद रहती थी। जब वह तालाब की ओर चलती तो उसकी नजर पेड़ों पर जरूर जाती। वह अब पेड़ गिनती नहीं थी, लेकिन उन्हें देखकर मन में एक सम्मान जरूर आता था। उसे अब किसी भूमिका का बोझ नहीं लगता था। वह बस खुद को जैसा है वैसा रख रही थी, और यही सबसे कठिन और सबसे सच्चा काम था। शाम को चौपाल पर लोग बैठे थे। कोई बड़ी बात नहीं हो रही थी, बस मौसम, फसल और घर की साधारण बातें। एक आदमी बोला, इस साल पैदावार थोड़ी कम है, लेकिन मन हल्का है। दूसरा हंसकर बोला, पहले अनाज ज्यादा था, नींद कम। सब हल्के से हंसे। यह हंसी मजाक की नहीं, सुकून की थी। चमेली दूर बैठी यह सब सुन रही थी। उसे लगा शायद यही उसके फैसले का सबसे बड़ा परिणाम है। उस रात आसमान बहुत साफ था। चांद पूरा नहीं था, लेकिन काफी था। चमेली अकेली सीमा के पास आई। आज वह किसी जांच के लिए नहीं आई थी। वह बस खड़ी रही। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसे किसी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ा एहसास था, क्योंकि अब डर इतना पीछे छूट चुका था कि उसे महसूस करने के लिए ढूंढना पड़ता। अचानक उसके मन में शेर का ख्याल आया। उसकी आंखें, उसकी आवाज और उसका पीछे हटना। चमेली ने मन ही मन सोचा, कुछ रिश्ते मुलाकात में नहीं, समझ में जिंदा रहते हैं। उसे न कोई जवाब चाहिए था, न कोई संकेत। बस यह जानना काफी था कि जो हुआ वह सही दिशा में हुआ। वह धीरे से घर की ओर लौट आई। घर में दिया जल रहा था। मीरा दरवाजे पर नहीं थी, क्योंकि अब इंतजार की जरूरत नहीं थी। सोहनलाल चारपाई पर लेट चुका था। उसने चमेली को देखा और हल्की मुस्कान दी। कोई कुछ नहीं बोला, और कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि कुछ कहानियां समाप्त नहीं होती। वे बस इतनी शांत हो जाती हैं कि हम उन्हें जीने लगते हैं। समय अब कहानी को धक्का नहीं दे रहा था, वह उसे अपने साथ बहा रहा था। मौसम धीरे धीरे बदलने लगा। हवा में हल्की ठंडक आ गई। खेतों में नई फसल की तैयारी थी। सोहनलाल ने बीजों की बोरी खोली। उसने बीजों को हाथ में लेकर काफी देर देखा। अब वह जल्दी में कुछ नहीं करता था। उसे पता था जो चीज जल्दी में डाली जाती है वह अक्सर जड़ नहीं पकड़ती। उसने बीज धीरे धीरे डाले, जैसे हर बीज के साथ एक भरोसा भी जमीन में रख रहा हो। मीरा आंगन में बैठी दाल साफ कर रही थी। धूप उसके बालों में उलझी हुई थी। अचानक उसे पुराने दिन याद आ गए। वह समय जब तालाब जाते हुए दिल हर कदम पर कांपता था। उसने हाथ रोक लिया। आज वही रास्ता उसके लिए सिर्फ रास्ता था। मीरा ने धीरे से आंखें बंद कीं। उसे लगा डर कितना थकाने वाला होता है और शांति कितनी हल्की। उसने मन ही मन कहा, हम बच गए। चमेली अब लोगों के बीच अलग तरह से देखी जाने लगी थी। न पूछे जाने वाले डर के साथ, न चुपचाप उठाए गए बोझ के साथ। अब लोग उससे सलाह नहीं मांगते थे, वे बस उसके पास बैठ जाते थे। कभी कोई अपने बेटे की बात करता, कभी किसी खेत की चिंता। चमेली ज्यादातर चुप रहती, लेकिन उसकी चुप्पी अब खाली नहीं थी। वह सुनती थी, और अक्सर सुनना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जंगल अब गांव की दिनचर्या में दखल नहीं देता था। लोग उसका नाम लेते थे, लेकिन आवाज नहीं बदलती थी। कोई शाम को बच्चों से कहता, जंगल हमारे पास है, लेकिन हम उसके भीतर नहीं। और बच्चे इस बात को डर की तरह नहीं, नियम की तरह समझते। यह डर से बड़ी जीत थी। उस साल गांव में कोई बड़ा उत्सव नहीं हुआ, लेकिन कटाई के बाद एक शाम लोग अपने घर से कुछ न कुछ ले आए। किसी के पास अनाज था, किसी के पास सब्जी। कोई ढोल नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस एक साथ बैठना था। चमेली बीच में नहीं बैठी, वह किनारे बैठी सबको देख रही थी। उसे लगा यही सबसे बड़ा उत्सव है। उस रात चमेली फिर सीमा तक गई। आज न कोई सोच थी, न कोई प्रश्न। वह बस खड़ी रही। हवा हल्की थी। उसने जमीन पर रेखा को देखा। रेखा अब धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसका अर्थ अब और साफ था। सीमा जमीन पर नहीं, लोगों के भीतर थी। चमेली धीरे धीरे घर लौटी। घर में मीरा दिया जला रही थी। सोहनलाल चारपाई पर बैठा हल ठीक कर रहा था। सब अपने अपने काम में लगे थे। कोई नायक नहीं था, कोई खलनायक नहीं था, बस लोग थे जो सीख चुके थे रुकना, सुनना और साथ रहना। और यही उस कहानी की असली जीत थी। समय अब तेज नहीं था। वह धीमे धीमे हर दिन पर अपनी परत चढ़ा रहा था। उस सुबह सोहनलाल खेत में हल चलाते हुए अचानक रुक गया। उसे पुराना दृश्य याद आ गया, वह रात जब दहाड़ की आवाज नींद को चीर देती थी। उसने चारों ओर देखा। आज सिर्फ हवा थी, पत्तियों की सरसराहट थी,
सोहनलाल ने हल जमीन में फिर से उतार दिया। वक्त कितना बदल गया, उसने खुद से कहा। मीरा आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। उसकी उंगलियां अब भी तेज थीं, लेकिन मन कहीं नहीं भाग रहा था। पहले वह हर आवाज पर चौंक जाती थी। आज अगर कुत्ता भी भौंकता तो वह सिर्फ सुन लेती। मीरा ने सब्जी काटते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे लगा डर छूट जाए तो घर घर बन जाता है। चमेली अब सुबह उठकर सीधे सीमा की ओर नहीं देखती थी। वह पहले आसमान देखती, फिर घर के लोगों को। उसे अब यह एहसास नहीं होता था कि उसके कंधों पर कुछ रखा है, लेकिन जब कोई गहरी बात होती, लोग अब भी उसकी ओर देखते। चमेली उस नजर से घबराती नहीं थी, वह बस उसे स्वीकार कर लेती। एक दिन गांव के दो परिवारों में पानी को लेकर बहस हो गई। बात तेज होने लगी, आवाजें ऊंची होने लगीं। चमेली वहीं से गुजरी। उसने कुछ नहीं कहा, बस दोनों के बीच खड़ी हो गई। पानी किसी का नहीं होता, उसने धीरे से कहा। हम उसके मेहमान हैं। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर एक ने बाल्टी पीछे कर ली। अब गांव में जंगल का नाम आता था, लेकिन डर के साथ नहीं। कोई कहता उधर जंगल की हवा ठंडी है, कोई बोला वहां बरसात अच्छी होती है। यह साधारण बातें थीं, लेकिन इन्हीं में सबसे बड़ा बदलाव छुपा था। जंगल अब दुश्मन नहीं था, वह एक पड़ोस था जिसके साथ फासला जरूरी है। उस रात चमेली फिर सीमा तक आई। आज रेखा लगभग मिट चुकी थी। उसने उंगली से मिट्टी खुरची। रेखा फिर नजर आई। चमेली मुस्कुरा दी। कुछ बातें मिटती नहीं, वे अंदर बस जाती हैं। उसने मन ही मन कहा, जब तक हम याद रखेंगे सीमा रहेगी। चमेली घर लौट आई। घर में मीरा दिया बुझा रही थी। सोहनलाल हल एक तरफ रख रहा था। सब दिन के अंत में थके थे, लेकिन यह थकान डर से नहीं, काम से थी। और जब थकान काम की हो तो नींद गहरी होती है। उस रात गांव फिर शांत सोया, और कहानी अब भी चल रही थी, बिना शोर, बिना डर। उस सुबह सूरज समय पर ही निकला, लेकिन गांव की चाल थोड़ी धीमी थी। जैसे हर कोई बिना कहे एक दूसरे से पूछ रहा हो, सब ठीक तो है। सोहनलाल खेत की ओर निकला, पर हल उठाने से पहले रुक गया। उसे लगा आज हवा कुछ ज्यादा शांत है। यह डर की शांति नहीं थी, यह वह शांति थी जो लंबे समय बाद आए तो उसका वजन महसूस होता है। मीरा आंगन में पानी छिड़क रही थी। मिट्टी गीली होकर और गहरी दिखने लगी। उसने हाथ रोक लिया। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या हम अब इस शांति के आदी हो चुके हैं? उसे याद आया वह समय जब हर दिन एक परीक्षा था। आज कोई परीक्षा नहीं थी, और यही बात उसे थोड़ी सी अजीब लगी। चमेली घर की देहरी पर बैठी थी। वह कहीं नहीं जा रही थी। पहले जब ऐसा होता तो उसका मन बेचैन हो जाता, आज नहीं। वह बस देख रही थी गांव, लोग, दिन। उसे समझ आया, जब कोई जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक खाली जगह बनती है, और उस खालीपन से भागना नहीं, उसे समझना पड़ता है। दोपहर के समय एक बूढ़ा आदमी जंगल की ओर बहुत पास चला गया। कोई खतरा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की नजर पड़ गई। वे चुपचाप उसे वापस ले आए। कोई चिल्लाया नहीं, कोई डराया नहीं, बस एक हाथ दूसरे हाथ को थामकर वापस ले आया। चमेली दूर से यह सब देख रही थी। उसके मन में एक हल्की सी मुस्कान आई। उस शाम जंगल बहुत शांत था, इतना शांत कि कोई सोच सकता था क्या वह अब भी वहीं है। चमेली सीमा के पास गई। उसने कान लगाकर सुना, कोई आवाज नहीं। और इसी सन्नाटे में उसे एक बात समझ आई, कभी कभी मौजूदगी आवाज से नहीं, संयम से पहचानी जाती है। रात को सोहनलाल चारपाई पर लेटते हुए बोला, कभी कभी मुझे डर लगता है। मीरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अब? उसने पूछा। सोहनलाल ने सिर हिलाया। नहीं, अब नहीं। मुझे डर लगता है कि हम इस शांति को हल्के में न ले लें। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जो शांति संभाल कर आती है वह संभालना भी सिखा देती है। उस रात गांव फिर शांत सोया, लेकिन यह नींद लापरवाही की नहीं थी। यह एक ऐसी नींद थी जो जाग कर आई हो। चमेली खिड़की से आसमान देख रही थी। तारे स्थिर थे। उसने मन ही मन कहा, अब सन्नाटा भी हमसे बात करता है। और यही उस कहानी का एक और गहरा मोड़ था। जब डर चला जाता है तो जिम्मेदारी और साफ दिखने लगती है। उस सुबह सूरज कुछ अलग नहीं था। वही रोशनी, वही रंग, वही धीमी गर्माहट, लेकिन गांव की हवा में एक अनखा ठहराव था, जैसे कोई लंबी यात्रा अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंची हो। सोहनलाल खेत की मेड़ पर बैठा था। हल आज उसके पास नहीं था। वह काम से नहीं, सोच से थका हुआ था। उसने दूर जंगल की ओर देखा। आज उस दिशा में न डर था, न सवाल, बस एक स्वीकृति थी, जैसे दो पुराने पड़ोसी एक
दूसरे को चुपचाप मान लेते हैं। मीरा रसोई में अकेली थी। चूल्हा जल रहा था, पर आज वह जल्दी में नहीं थी। उसने दाल में नमक डाला, फिर चम्मच रोक लिया, स्वाद जांचा। उसे याद आया एक समय था जब वह खाने का स्वाद कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाती थी। डर हर स्वाद को फीका कर देता। आज उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, अब जीवन सिर्फ बचाव नहीं रहा। चमेली आंगन में खड़ी थी। वह अब किसी भूमिका में नहीं थी, न बीच की कड़ी, न सीमा की रक्षक। वह सिर्फ चमेली थी। उसे अपने भीतर एक खालीपन महसूस हुआ, लेकिन यह खालीपन डरावना नहीं था। यह वह जगह थी जहां नई जिंदगी धीरे धीरे बसती है। उसे समझ आ गया, जब कोई बड़ा बोझ उतर जाता है तो मन कुछ देर हल्का नहीं, खाली होता है, और उसी खालीपन में आगे की राह दिखती है। दोपहर को गांव में लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत में था, कोई घर में, लेकिन एक बात सभी में समान थी, अब कोई पीछे मुड़कर बार बार नहीं देख रहा था। डर अब याद बन चुका था, और याद जीने से नहीं रोकती। एक बुजुर्ग चौपाल पर धीरे से बोले, लगता है अब हम अपने डर से बड़े हो गए हैं। किसी ने उस बात का विरोध नहीं किया। शाम ढलते ढलते चमेली फिर सीमा तक गई। आज वह आदत से आई थी, जरूरत से नहीं। रेखा अब लगभग पूरी तरह मिट चुकी थी। उसने पैर से हल्की सी मिट्टी हटाई। रेखा थोड़ी सी झलक गई। चमेली ने उसे फिर मिटा दिया। अब जरूरत नहीं, उसने धीरे से कहा। सीमा अब जमीन पर नहीं थी, वह लोगों के मन में पूरी तरह बस चुकी थी। आज जंगल पूरी तरह खामोश था, न हलचल न आभास। और यही सबसे बड़ा सबूत था, जब सम्मान स्थिर हो जाए तो निगरानी गायब हो जाती है। चमेली ने मन ही मन कहा, अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समझ एक बार जड़ पकड़ ले वह नजर से नहीं, व्यवहार से दिखती है। रात को घर में दिया जला। तीनों खाना खाकर चुपचाप बैठे रहे। कोई कहानी नहीं सुना रहा था, क्योंकि कहानी अब जी जा रही थी। सोहनलाल ने चारपाई पर लेटते हुए आसमान देखा। मीरा ने दिया बुझाया। चमेली ने आंखें बंद कीं। बाहर जंगल शांत था, अंदर गांव स्थिर था। और यही उस कथा का सच्चा अंत था। जब डर कहानी बन जाए और शांति आदत बन जाए, तो किसी अंत की घोषणा नहीं करनी पड़ती। कहानी अपने आप थम जाती है।